चलो, कल पढ़ा था हमने स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना या उसे नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना किसका काम होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का काम होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में वो जो बिल है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा और उसके बाद वो पास ऑन किसके साथ होगा? पार्लियामेंट के साथ होगा। वहाँ वो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की तरह पास होगा, सिंपल मेजॉरिटी से वो ऑर्डिनरी बिल की तरह पास हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब आपका जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे क्या चाहिए आपको? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और फिर जब वो पार्लियामेंट के पास जाएगा तो वहाँ पे आपका सिंपल मेजॉरिटी से ही काम हो जाएगा। तो ये आप सबसे पहले यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपना आंसर। अगर क्वेश्चन आता है कंपेयर दी पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आप ये बोल सकते हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जिस्टेंस ही किस पे डिपेंड करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली पे, क्योंकि जो बिल होगा वो यहीं से इनिशिएट होकर पार्लियामेंट के पास जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था इंडिया में 22 स्टेट्स हैं जिसके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। और जो ऐसे 6 स्टेट्स हैं वहाँ पे आपके दोनों हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। अब जब लोकसभा और राज्यसभा पास करते हैं ऑर्डिनरी बिल तो उनकी इक्वल पावर्स हैं, मतलब पार्लियामेंट में हमने लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर्स दिए हुए हैं। अगर राज्यसभा को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो क्या होता है? डेडलॉक हो जाता है, फिर या तो जॉइंट सिटिंग होती है, बिल जो है वो डेड हो जाता है। ठीक है, इसके केस में, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, ऑर्डिनरी बिल्स में भी हमने लेजिस्लेटिव असेंबली को ज़्यादा पावर्स दिए हुए हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ क्या कर सकती है? डिले कर सकती है। कितना? 4 महीने का डिले कर सकती है, उससे ज़्यादा कोई पावर हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाएगा बिल तभी पास कहलाएगा जब दोनों हाउस से पास किया जाए, विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो अगर डेडलॉक हो भी जाता है तो भी लेजिस्लेटिव असेंबली 4 महीने के बाद बोलेगी कि इट स्टैंड्स एज पास्ड। आपको हमारे अमेंडमेंट्स पसंद नहीं आए या आप रिजेक्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो पावर्स है एज कम्पेयर टू राज्यसभा वो बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे ही इलेक्शन होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो आपका स्टेट की पॉपुलेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से जैसे डिवाइड होती है वैसे वो अपना वोट करते हैं। फिर हमने देखा था लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आपके 5/6 मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और जो 1/6 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय गवर्नर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इलेक्टेड होने के लिए आपको इलेक्टर होना ज़रूरी है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस स्टेट की, और आपको नॉमिनेट होना है तो आपका सिर्फ रेसिडेंट होना ज़रूरी है, इलेक्टर होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखी हुई हैं, लेकिन पार्लियामेंट ने आरपीए 1951 बनाया हुआ है एडिशनल क्वालिफिकेशंस को डालने के लिए। उसके बाद हमने वो सारी चीज़ें देखी थी, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट सैंडाई क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, समन क्या होता है, गवर्नर के क्या पावर्स होते हैं। गवर्नर के हमने गवर्नर वाले चैप्टर में पढ़ा भी था कि डिस्क्रिशनर में 2 पावर्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन और सिचुएशनल डिस्क्रिशन। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं लिखा हुआ है जिसमें वो बोले कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से एक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट विल ऑलवेज एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद हमने देखा था बिल कैसे पास होता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन कैसे पास होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर दूसरे हाउस में जाके ये तीनों रीडिंग्स होती हैं, फिर गवर्नर के पास जाता है। यहाँ पे गवर्नर के पास, जैसे प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते थे, हाँ ना या रिकंसिडर करना, यहाँ पे 4 होते हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भी रिजर्व करके रख सकता है बिल। वो उसका क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होगा, वो अपनी मर्जी से डिसाइड करेगा कि कौन सा बिल उसको रिजर्व करके रखना है। लेकिन ऐसा बिल जहाँ पे स्टेट हाई कोर्ट के पावर्स को कम किया जा रहा है, वो बिल तो ऑब्लिगेटरी है कि वो बिल तो जाएगा ही जाएगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट इज नॉट ओब्लाइज्ड इन केस ऑफ स्टेट बिल्स कि वो हाँ करे ही करे आफ्टर रिकंसिडरेशन। ठीक है, सेंट्रल बिल्स में उसे हाँ करना ही करना पड़ता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मनी बिल्स इनिशिएट नहीं हो सकते, विदाउट दी रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर भी इनिशिएट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल ना अमेंड कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है, सिर्फ सजेशंस दे सकता है या फिर डिस्कस कर सकता है, और वो भी 14 डेज के टाइम लिमिट में। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई से नहीं है, भले ही उनके पास जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात होती है तो प्रीडोमिनेंटली हम स्टेट असेंबली की बात करते हैं। क्लियर? कोई डाउट इस चैप्टर में, स्टेट लेजिस्लेचर में? और बच्चे तो नहीं है ना? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि कोई डिवीजन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो
यूनियन जुडिशरी होगा, हाई कोर्ट जो है वो स्टेट जुडिशरी होगा, नहीं। हमने क्या किया है, हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी रखी है हमारी कंट्री में, है ना। मतलब क्या किया है हमने नीचे से स्टार्ट किया है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद हम जाते हैं हाई कोर्ट्स पे, और उसके बाद हम जाते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट पे। कहीं भी ऐसा डिवीजन नहीं है कि हाँ ये स्टेट का हो गया, ये यूनियन लॉ को देखेगा, जैसा कि यूएस में जो आपका प्रोविजनल कोर्ट्स होते हैं और जो फेडरल कोर्ट होता है वो अलग अलग लॉज को एग्जामिन करते हैं। वो आपका यूनियन लॉ को करेगा, वो आपका फेडरल लॉ को करेगा। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंडिया में बेसिकली ये बोला जाता है कि इधर आप ओवर क्राउडिंग मत करो, इसलिए कोशिश ये करो कि नीचे से ही आपका केस जो है वो सॉल्व हो जाए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मत जाओ, बेसिकली ये बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट के आर्टिकल सबसे पहले देख लेते हैं, 214 से लेके 231 ऑफ पार्ट 6। पार्ट 6 जो आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव था उसी के अंदर भी आपका हाई कोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहली बात इसमें ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, ठीक है, कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन 7th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट के लिए आपको सिंगल हाई कोर्ट स्टैब्लिश करना है, आप कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकते हो 2 स्टेट्स के लिए या किसी स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए। मतलब हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग हाई कोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टेट छोटा है, 3-4 स्टेट्स एडजॉइनिंग छोटे छोटे, तो उनके लिए एक आप कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकते हो। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा था। तो आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये बात लिखी हुई थी, ओरिजिनल में तो आपकी क्या लिखी हुई थी कि एवरी स्टेट विल हैव अ हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसमें चेंज लाया और बोला कि हम इसमें कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। करेंटली हमारी इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। पहले तो टेबल खोल लो, नेक्स्ट पेज पे, इसी चैप्टर में खोल लिया। नेम एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स दिख रहा है। 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में। अब इस टेबल को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि उन 25 हाई कोर्ट्स में से 3 ऐसे जो स्टेट्स हैं उनमें कॉमन हाई कोर्ट है, मतलब क्या शेयर कर रहे हैं एक से ज़्यादा को, ठीक है। तो ऐसे 3 हाई कोर्ट्स हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा का है। सबसे पहला आपको बॉम्बे दिख रहा है, किस किस पे उसका, महाराष्ट्र और गोवा में। अभी यूनियन टेरिटरी को हटाओ, सिर्फ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 2 स्टेट्स को देख रहे हैं, महाराष्ट्र और गोवा। फिर आइए गुवाहाटी हाई कोर्ट, उसमें कितने स्टेट्स हैं, उसमें 4 स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आइए पंजाब एंड हरियाणा, जिसमें पंजाब हरियाणा दोनों हैं, ठीक है। चंडीगढ़ आपकी यूटी हो गई। तो अब हम इस टेबल से ये भी देख रहे हैं कि यूनियन टेरिटरीज को अगर हम एग्जामिन करें तो सिर्फ दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका सेपरेट हाई कोर्ट है। बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज जो है वो किसी ना किसी स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर आ रही हैं, ठीक है। देखते हैं इसको भी, जैसे दादर नागर हवेली दमन एंड दीव बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कैलकाटा के अंदर आ रही है। आपको ज्योग्राफी से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो जिसके पास लोकेटेड है। उसके बाद आप देखिए लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का कॉमन हाई कोर्ट बोल दिया है। लक्षद्वीप है वो केरला हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है। पुडुचेरी है वो चेन्नई हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है। और आपका चंडीगढ़ जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है। तो कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश हो सकते हैं। करेंटली 25 हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में, ठीक है। आ गया समझ में। अब पार्लियामेंट क्या करती है, मान लीजिए किसी भी हाई कोर्ट को आपको किसी भी यूनियन टेरिटरी तक एक्सटेंड करना है, जैसे लक्षद्वीप केरला देख लीजिए। मतलब लक्षद्वीप को हमने क्या किया, हमने बोला केरला हाई कोर्ट के अंदर आ जाइए, तो वो किस पे कौन करेगा, वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है। किसके जुरिस्डिक्शन को, स्टेट हाई कोर्ट के किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए। द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। तो ये पार्लियामेंट का काम होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ कौन बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, ठीक है। अब आइए आप कॉम्पोजिशन एंड अपॉइंटमेंट पे। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं लिखी हुई है कि सेपरेट हाई कोर्ट्स की क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो स्ट्रेंथ चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के केस में ये काम पार्लियामेंट कर रहा था, हाई कोर्ट के केस में ये काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। याद रखना इस चीज़ को। स्टेट लेजिस्लेचर को हमने ये पावर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि जुडिशरी तो इंटीग्रेटेड है ना, जुडिशरी थोड़ी डिवाइडेड है। हमने ये थोड़ी बोला है कि हाई कोर्ट के सारे पावर्स स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, नहीं। ये तो फिर वही बात होगी ना कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कम कर दिया आपने। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ा कौन रहा था,
पार्लियामेंट बढ़ा रहा था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ कौन बढ़ा रहा है? प्रेसिडेंट बढ़ा रहा है, याद रखना। और अगर यूनियन टेरिटरी को किसी के जुरिस्डिक्शन में डालना है तो वो काम अभी भी यहाँ भी पार्लियामेंट ही कर रहा है। दोनों याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आगे समझ में, Constitution does not specify the strength of a high court and leaves it to the discretion of the president. Accordingly, the president determines the strength of a high court from time to time depending upon its workload. Clear? ठीक है। अब आइए जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। जो जजेस हैं हाई कोर्ट के वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के केस में प्रेसिडेंट की ही होगी। वहाँ पे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना था तो हमने बोला था वो जुडिशरी के उन मेंबर्स से पूछ सकता है, भले वो स्टेट के हों या स्टेट हाई कोर्ट के हों या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जितने भी नंबर ऑफ जजेस की राय उसको लेनी है वो ले सकता है। किसको अपॉइंट करने के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए। फिर हमने बोला था बाकी सारे जजेस को जब वो अपॉइंट करेगा तो उसे किसकी सजेशन लेना पड़ेगा, किसकी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शनरी जो इन्वॉल्व हो रहा है वो हो रहा है गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है, लेकिन जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा ना प्रेसिडेंट, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय लेगा और गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न भी लेगा, ठीक है। एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात देखें तो यहाँ पे भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यहाँ पे भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दोनों कौन है? प्रेसिडेंट ही है। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, यहाँ पे भी आपका प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। जब यहाँ पे सीजीआई अपॉइंट हो रहा है, जब यहाँ पे सीजीआई अपॉइंट हो रहा है तो उसमें वो जुडिशरी के कितने भी मेंबर्स की राय ले सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। जुडिशरी के कितने भी मेंबर्स की राय ले सकते हैं। अब वो हमको नहीं पता, वो हाई कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। वो जिनकी भी राय उनको लेना ले सकता है। यहाँ पे जब सीजीआई अपॉइंट, मतलब सीजी ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट हो रहा है, तो कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है। लेकिन किस किस की कंसल्टेशन लगेगी? सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, इसके साथ साथ गवर्नर की भी, जो स्टेट का गवर्नर होगा। आ गया समझ में? क्लियर है? तीसरी चीज़ इसमें, जब जजेस अपॉइंट हो रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट हो रहे थे तो कंसल्टेशन किसका ज़रूरी था? सीजीआई का ज़रूरी ही था, ठीक है। यहाँ पे जब जजेस अपॉइंट हो रहे हैं तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है, लेकिन किसकी राय लगेगी यहाँ पे भी? उस हाई कोर्ट की, और गवर्नर, यहाँ से भी गवर्नर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। The judges of a high court are appointed by the president. The chief justice is appointed by the president after consultation with the chief justice of India and the governor of the state concerned. For appointment of other judges, the chief justice of the concerned high court is also consulted. ठीक है, मतलब इन सब के अलावा, इन दोनों के अलावा भी ये जो एक्स्ट्रा है ये भी कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये याद हो जाना चाहिए यहीं पे। टेबल में कोई भी डाउट है तो क्लियर करो अभी, और टेबल बना के करोगे तो दोनों नहीं भूलोगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और मान लीजिए कॉमन हाई कोर्ट है, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, मान लीजिए कॉमन हाई कोर्ट है तो फिर सबके गवर्नर लगेंगे, गवर्नर 1 भी लगेगा, गवर्नर 2 भी लगेगा, गवर्नर 3 भी लगेगा, जितने भी स्टेट्स के, एक से ज़्यादा के स्टेट्स के, तो उन सब के गवर्नर की राय लगेगी। और कंसल्टेशन का क्या मतलब है? कोलिजियम ऑफ, यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस की बात हो रही है, वहाँ पे कितने थे? वहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाइए क्वालिफिकेशंस पर। 3rd पॉइंट, हाँ, कोलिजियम सिस्टम। हाँ, सीजीआई और गवर्नर, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय और गवर्नर की राय। लेकिन जब और जजेस को करना पड़ेगा तो इन एडिशन टू दिस आपको इसको भी करना पड़ेगा, इसमें भी एक प्लस बना लो यहाँ पे बीच में भी, इन एडिशन टू बोथ ऑफ दिस ये भी होगा,
चीफ जस्टिस ऑफ उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, उससे भी तो पूछोगे ना, क्योंकि उसको ही काम करना है जजेस के साथ, ठीक है। चलिए अब आ जाइए क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस पे। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहली तो ये दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा ये उसने कोई भी जुडिशियल ऑफिस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया को होल्ड किया हो फॉर 10 ईयर्स। कोई भी जुडिशियल ऑफिस, मतलब वो एडवोकेट भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। जुडिशियल ऑफिस को उसने अगर होल्ड किया है फॉर 10 ईयर्स, या फिर ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। तो हाई कोर्ट के एडवोकेट को ही आप हाई कोर्ट का जज बना रहे हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसी हाई कोर्ट का हो या एक ही हाई कोर्ट के लिए उसने 10 साल काम किया हो, नहीं, एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के लिए भी वो काम कर सकता है। बस उसका एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए? 10 साल का होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्वालिफिकेशंस थी? हाँ, जज होना चाहिए था, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए था इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर आइए अब यहाँ पे, अनलाइक इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई है नहीं प्रोविजन, ठीक है। यहाँ पे भी कोई मिनिमम एज फिक्स नहीं की गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी हुई थी। कोई भी मिनिमम एज फिक्स नहीं की गई थी, कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं था, ठीक है ना। आपको बस रिटायरमेंट की एज दे दी थी, वहाँ पे 65 ईयर्स थी, यहाँ पे 62 ईयर्स है, लेकिन कोई भी मिनिमम आपको एज नहीं दी गई थी कि आपको 25 साल का होना ही होना है या आपको 30 साल का होना ही होना है तभी आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं, ठीक है। अब ओथ और अफर्मेशन देख लेते हैं। किसके सामने करेंगे ये ओथ? किसके सामने लेंगे? गवर्नर के सामने लेंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसा कोई बंदा जो गवर्नर ने अपॉइंट किया उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। अब उसकी ओथ में क्या क्या होता है? ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना, ड्यूली एंड फेथफुली टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर, फेवर, अफेक्शन, इल विल एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, ठीक है। सैलरीज और अलाउंसेस अगेन कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं है हाई कोर्ट से, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ से निकलती है सैलरी हाई कोर्ट के जजेस की? स्टेट से। और पेंशन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये याद रखना, ये लिख लो वहाँ पे। जो हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है वो रिस्पेक्टिव स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से निकलती है, लेकिन जो पेंशन होती है हाई कोर्ट के जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलिए अब आ जाइए, अब देख लेते हैं कि क्या इसका टेन्योर है, रिमूवल है या फिर ट्रांसफ़र है। कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं किया है जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए। 4 प्रोविजंस बनाए। पहला, ही शुड होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स। एनी क्वेश्चन, अगर उसकी एज से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के केस में कौन डिसाइड कर रहा था? पार्लियामेंट डिसाइड करी थी, ठीक है। तो यहीं से डिफरेंस कर करके पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है वैसे ही प्रेसिडेंट एज का कोई इशू है तो वो डिसाइड करेगा, और वहाँ पे पार्लियामेंट ही स्ट्रेंथ बढ़ा रही थी और पार्लियामेंट ही थी जो डिसाइड कर रही थी एज का कोई भी इशू है। सेकेंड है, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। वो भी ये भी कौन किसको देंगे? दोनों प्रेसिडेंट को ही देंगे, क्योंकि दोनों की अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होने? प्रेसिडेंट ही है, ठीक है। तीसरा, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। समझ आ रही है ये बात? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही निकलेगा ये भी, और उस किसकी रिकमेंडेशन लगेगी? पार्लियामेंट की। सेम जो वो प्रोसीजर था सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकालने का, द सेम अप्लाइज टू हाई कोर्ट के जजेस ऑल्सो, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही था कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद ही निकलेगा, यहाँ पे भी वही है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही निकलेगा। और अगर उसने वेकेट कर दी अपनी सीट, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो गया या उसे कहीं और ट्रांसफ़र मिल गया, तो उस केस में उसकी सीट जो है वो वेकेट हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि रिमूवल कैसे होता है जजेस का, ठीक है। इससे क्या होगा? रिवाइज भी हो जाएगा आपका, जब हमने जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस में किया था। अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या क्या ग्राउंड्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी।
ये 2 ग्राउंड्स हैं जो मेंशन्ड हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट का क्या ग्राउंड मेंशन्ड है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं भी डिफाइंड नहीं है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बस ये मेंशन्ड है कि ये आपका ग्राउंड है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है ये जजेस के रिमूवल का जो ग्राउंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है, फिर भले वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है। अब एक बार इसका पूरा प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले मतलब एडमिट होने के लिए भी, मोशन के रिमूवल मोशन को एडमिट होने के लिए भी लोकसभा से 100 बंदे साइन करेंगे और 50 बंदे कहाँ से साइन करेंगे? राज्यसभा से। तो अगर इनिशिएट मान लीजिए लोकसभा में हो रहा है तो 100 बंदे उसको साइन करेंगे, इनिशिएट अगर राज्यसभा में हो रहा है तो उसको 50 बंदे साइन करेंगे। फिर आप अपने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सबमिट कर दोगे। अगर लोकसभा ने इनिशिएट किया तो वो स्पीकर को दे देगा, अगर राज्यसभा ने इनिशिएट किया है तो वो चेयरमैन को दे देगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चेयरमैन और स्पीकर के पास प्रोरोगेटिव है कि वो या तो ही रिजेक्ट कर दे इस मोशन को या एक्सेप्ट करके एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बना दे 3 लोगों की, ठीक है, 3 मेंबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी बना दे। उस 3 मेंबर इन्वेस्टिगेशन कमिटी में क्या होगा? चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा। ये तीनों पहले देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायर करेंगे। इसके बाद अगर इनको लगता है कि हाँ इस जज ने तो गलत काम किया है, ये तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया है, क्योंकि प्रूफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कमिटी ने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया है या इनकैपेसिटी है, तो एक काम करते हैं अब वापस भेजते हैं, कमिटी बोलेगी वापस हाउस में भेजते हैं इस मोशन को अपनी रिपोर्ट के साथ। मतलब कमिटी बोल देगी कि हमारे हिसाब से ये गिल्टी है और अब ये रिपोर्ट हमारी हमने हाउस में दे दी, ठीक है। अब जब वो कमिटी की रिपोर्ट आई तो मोशन पास होगा हाउस में। दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि जिस हाउस में इनिशिएट हुआ है बस उसी में स्पेशल मेजॉरिटी से हो, ठीक है। अपने हाउस में होगा फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ भी स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए। जब दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तो ये किसके पास सबमिट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के पास अभी ऑप्शन है कि वो या तो यहाँ पे भी डिक्लाइन कर सकता है या बोलेगा कि ठीक है अब आपने स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया है, मतलब इस मोशन में वेटेज है, मतलब मैं एक ऑर्डर जो है वो साइन कर देता हूँ। इस साइन होने के बाद आपका जो जज है वो इम्पीच हो जाएगा। अभी तक कोई भी इम्पीचमेंट की जो हाई कोर्ट का जज है वो इम्पीच नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोई भी जज है वो इम्पीच नहीं हुआ है। आ गया समझ में? ठीक है। जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत ये पूरा प्रोसीजर डिफाइंड है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रिमूव होगा और पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन लगेगी। पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन के तहत ही पार्लियामेंट ने ये पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है 68। चलिए आ गया समझ में? ये हो गया आपका रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस विच इज़ एग्जैक्टली सेम टू द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। फिर आइए आप ट्रांसफ़र ऑफ जजेस पे। मैंने आपको बोला था कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट करेगा क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट है, लेकिन कंसल्टेशन किसकी लगेगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है। मतलब ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ऐसे याद रखो, मान लीजिए इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप किसकी राय लोगे? इस वाले चीफ जस्टिस की, उस वाले, इसलिए इनके चीफ जस्टिस को हटाओ, आप किसकी राय लोगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, वही ट्रांसफ़र करेगा और किससे पूछ के करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोला हुआ है, एक तो हाँ ट्रांसफ़र होगा तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम आपको इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हैं, आपको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको आपकी सैलरी के साथ साथ एक कंपनसेशन भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में क्लियरली बोला है कि भाई अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो ना तो एक एक्सेप्शनल मेजर होना चाहिए, बहुत रेयरली यूज़ होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को पनिशमेंट के तौर पर ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमारे इधर होता है, सिविल सर्वेंट्स के साथ तो बहुत होता है, जहाँ सा फ्रिक्शन आया मिनिस्टर के साथ तो बोला आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं, या कोई हॉस्टाइल पोस्टिंग दे देते हैं, कहीं गाँव में भेज देते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट छोटा भेज देते हैं, ये होता ही, मतलब हर 3 साल में आपको बैग पैक करना ही करना है अपना, ठीक है। हाई कोर्ट के केसेस में, जजेस के केसेस में सिक्योरिटी दी हुई है कि आपको एज अ पनिशमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, आपकी शायद वहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी या आपने यहाँ पे ज़्यादा सर्व कर लिया, अब आप कहीं और जाके सर्व करिए इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा, जो कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। जैसे सैलरी अलाउंसेस भी पार्लियामेंट डिटरमाइन करें, वैसे कंपनसेशन भी है जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा।
it is used it will be used as an exceptional measure and only in the public interest and not by way of punishment. उसके बाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर आर्बिट्रीनेस हो रही है ना, मतलब बहुत रैंडमली ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़ा केस आने वाला है तो इस जज को ट्रांसफ़र कर दो, दूसरा जज एग्जामिन कर लेगा, ये सब चेक में रखने के लिए बोला गया कि दिस इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना जज, बस वही उस चीज़ को चैलेंज कर सकता है। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं ही उस चीज़ को चैलेंज कर सकती हूँ कि हाँ मेरा बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ये इल इंटेंशन है, या फिर यहाँ पे न्यूट्रलिटी नहीं है, जुडिशरी के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, मैं चैलेंज कर सकती हूँ। आगे समझ में, ठीक है। और ट्रांसफ़र के केस में भी चीफ जस्टिस किसको कंसल्ट करेगा? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ट्रांसफ़र कौन करेगा, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र करेगा कौन? ये हो गया। ट्रांसफ़र करेगा कौन? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट करेगा। किससे पूछ के करेगा? ना यहाँ का चीफ जस्टिस ना वहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। पनिशमेंट के तौर पे नहीं कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। पनिशमेंट के तौर पे आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ट्रांसफ़र के साथ साथ आपको कंपनसेशन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। बिना कंपनसेशन के आपको ट्रांसफ़र नहीं देंगे। उसके बाद एक चीज़ और जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आप जुडिशियल रिव्यू का करा सकते हो इस ट्रांसफ़र का। कोई भी आर्बिट्रीनेस तो नहीं है, अनफेयर तो नहीं है, इसके लिए आप चेक करा सकते हो, मतलब इट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन वो बंदा जो है, जो मेंबर है आपका या जो जज है, वो ही इसको क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है, कोई और इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये क्योंकि जब स्टेटमेंट्स आएंगे तो थोड़ा हम इधर उधर हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से कर लो इसको, ठीक है। ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट ही कर सकता है इन कंसल्टेशन विथ सीजीआई, ठीक है। और इसके साथ साथ कंसल्टेशन में भी सीजीआई किसको कंसल्ट करेगा? 4 सीनियर मोस्ट मेंबर्स जजेस, ठीक है। किसके जज? सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर? कोई डाउट? ये हो गया आपका ट्रांसफ़र। अब आइए एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल जजेस और रिटायर्ड जजेस। एक्टिंग चीफ जस्टिस तो क्लियर है कि भाई वेकेंट है, एब्सेंट है या अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा, कोई और जज जो है वो चीफ जस्टिस की तरह एक्ट करेगा। एडिशनल जजेस का एक बार ही देख लेते हैं। एडिशनल एक्टिंग जजेस का, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन्स एज एडिशनल जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years। सुप्रीम कोर्ट के केस में हमने कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगाई थी, ठीक है। वहाँ पे जो एडहॉक जजेस थे और जो रिटायर्ड जजेस थे उन पे हमने कोई भी टाइम लिमिट नहीं लगाई थी। हाई कोर्ट में हमने टाइम लिमिट लगा दी कि 2 साल से ज़्यादा के लिए आप एडिशनल जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे समझ में? एडिशनल का बेसिकली क्यों कि मान लीजिए जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, या मान लीजिए आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ज़्यादा डिवीजन की ज़रूरत है, डिवीजन बेंच की ज़रूरत है, तो आपने ज़्यादा जजेस को बुला लिया। अब द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एन एक्टिंग जज व्हेन द जज ऑफ दैट हाई कोर्ट इज। पहला तो आप ये देख लो, एक्सीडिंग 2 years वाले में जो एडिशनल जजेस है वो कब होते हैं अपॉइंट? जब टेम्परेरी इंक्रीज हो जाए बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट में, जब ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आने लग जाए। और आपको पता है कि अभी अभी आ रहे हैं, वैसे यूजुअली इतने केसेस नहीं आते, मतलब टेम्परेरी इंक्रीज है ये, ठीक है। तो उस केस में आप टेम्परेरी पीरियड के लिए 2 साल से कम के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो एडिशनल जजेस को, ठीक है। या फिर देयर आर एरियाज ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट, या फिर कुछ ज़्यादा ही काम हो गया है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ आपका जो वर्क फोर्स है वो कम पड़ रही है, तो उस केस में आप 2 साल से कम के लिए टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको अपॉइंट कर सकते हैं। फिर आइए आप एक्टिंग जज की बात, ये था एडिशनल जजेस, ठीक है। फिर आया आपका एक्टिंग जज। जब भी एक्टिंग जज अपॉइंट करना है तो बोल रहे हैं कि क्यों करना है, अदर देन द चीफ जस्टिस। आप एक्टिंग जज को जब अपॉइंट कर रहे हो, the president can also appoint a duly qualified person as an acting judge of a high court when a judge of that high court is unable to perform the duties of the office due to absence or any other reason, ठीक है। मान लीजिए जजेस आपके एब्सेंट हैं, या फिर मान लीजिए वो जो जज था आपका वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है टेम्पररली। मान लीजिए आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एब्सेंट है, तो आप यूजुअली क्या करोगे? सीनियर मोस्ट जज को भेजोगे, क्या भेज दोगे उसको बना के, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। तो ये वाली सीट तो वेकेट हो गई ना, अब यहाँ पे जज की जगह पे कौन आएगा? तो वो हो जाता है आपका एक्टिंग जज। जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस था वैसी एक्टिंग
जज भी होता है उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए उसकी सीट जो है वो वेकेंट है, ठीक है। या फिर आप बोलोगे तब जब वो अपनी ड्यूटीज़ एब्सेंस की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो एक्टिंग और एडिशनल दोनों जो हैं they holds office until the permanent judge resumes his office. However, both the additional or acting judge cannot hold office after attaining the age of 62 years. मतलब retired judges जो हो गए हैं उनको आप दोबारा एक्टिंग और एडिशनल जज के तौर पे नहीं रख सकते, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ पे भी कौन कर रहा है? यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी तब कर रहा है जब या तो एब्सेंस हो या फिर काम बहुत ज़्यादा हो गया। जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा हो गया वहाँ पे हम एडिशनल जजेस को रख रहे हैं, जहाँ पे एब्सेंस हो गई है सीट की वहाँ पे हम किसको रख रहे हैं? एक्टिंग जजेस को, ठीक है। क्लियर है? अब आइए रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस की बात कर लेते हैं। चीफ जस्टिस एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट का वो किसी भी रिटायर्ड जज को बोल सकता है। मैंने बताया था केस बाय केस बेसिस पे होता है ये, ठीक है। पर्टिकुलर केस में अगर आपको ऐसी एक्सपर्टीज़ चाहिए जहाँ पे मान लीजिए वैसे केसेस 10-15 केसेस पहले ही सॉल्व कर रखे हैं किसी जज ने, तो आप स्पेशल रिक्वेस्ट पे उसको बुला सकते हो, ठीक है। तो आपको इसमें भी किसका अप्रूवल लगेगा? प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ही लगेगा, जैसे उसके केस में भी था। तो द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ दैट हाई कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। ये सुप्रीम कोर्ट के केस में भी था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहा था, प्रीवियस कंसेंट किसकी लग रही थी? प्रेसिडेंट की लग रही थी और उस बंदे की भी लग रही थी जिसको आप बुला रहे हो, जो क्योंकि वो रिटायर्ड है, ठीक है। सच अ जज इज इंटाइटल टू सच अलाउंसेज एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। वहाँ पे भी जो उसकी सैलरी अलाउंसेस था वो प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन कर रहा था, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन कर रहा है। ही विल एंजॉय ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द जज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको टेम्परेरी पीरियड के लिए बुलाया तो उसको जज ही बोलने लग जाओगे, उसको यही बोलोगे आपकी रिटायर्ड जज ही है। ज़रूरी नहीं है उसी हाई कोर्ट का हो, किसी और हाई कोर्ट का भी हो सकता है। पर्टिकुलर केस के लिए भी बुलाया जा सकता है, कुछ वीक्स के लिए भी बुलाया जा सकता है, कुछ महीनों के लिए भी बुलाया जा सकता है। प्रेसिडेंट की मर्जी है और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बुलाएगा, और किसकी मर्जी लगेगी? उस खुद के बंदे की भी मर्जी लगेगी। तो एक्टिंग, एडिशनल और आपका रिटायर्ड, ये हो गए जजेस। और एक एक्टिंग चीफ जस्टिस भी था कि जब चीफ जस्टिस का ऑफिस खाली हो जाएगा तो उसकी जगह पे सीनियर मोस्ट जज जो है आपका वो एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। आगे समझ में कोई डाउट है? क्योंकि इन ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये वाले मान लीजिए सेक्शंस, ये यूजुअली हम स्किप मार देते हैं और क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से एक एक लाइन पढ़ के जानी है, ठीक है। फिर आइए इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करता है जुडिशरी? सबसे पहला मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। क्यों मोड ऑफ अपॉइंटमेंट हमने रखा है? हमने बोला है कि भाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो भले ही प्रेसिडेंट है जो कि आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन किससे पूछ के कर रहा है? जुडिशरी के बंदों से ही पूछ के अपॉइंट कर रहा है, कोई किसी और का इन्फ्लुएंस इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ. This provision curtails the absolute discretion of the executive as well as ensures that the judicial appointments are not based on any political और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आइए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उनका एक प्रॉपर मेंशन्ड इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, उसके अलावा आप कभी भी उनको नहीं निकाल सकते, और प्रॉपर 2 ग्राउंड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है, आप उन्हीं बेसिस पे उसको निकाल सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी. The judges of a high court are provided with the security of tenure. They can be removed from office by the president only in the manner and on the grounds mentioned in the constitution. This means that they do not hold their office during the pleasure of the president, though they are appointed by him. This is obvious from the fact that no judge of a high court has been removed so far. अच्छा, अब इसमें एक लाइन आपको दिख रही है, ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स. ग्राउंड्स तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकेपेसिटी, लेकिन मैनर तो हमने जजेस इंक्वायरी एक्ट से निकाला ना, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा हुआ है? ये बता दिया ना तुम लोगों ने, तो मुझे बड़ी खुशी होगी. क्या मेरा क्वेश्चन है कि ये लाइन दिख रही है ना आपको, दे कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ग्राउंड्स तो मेंशन्ड हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, लेकिन मैनर तो जजेस इंक्वायरी एक्ट गवर्न कर रहा है ना, फिर मैनर कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा हुआ है? सोचो सोचो,
देखो पेज पलटो, थर्ड पॉइंट पढ़ो टेन्योर ऑफ जजेस वाले में। टेन्योर जो लिखा है ना टेन्योर ऑफ जजेस, उसमें तीसरा पॉइंट पढ़ो ना। हाँ, लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि ही कैन ओनली बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट तो रिकमेंडेशन लॉ के तौर पे ही बना के करेगी ना। तो अब आई बात समझ में कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैनर जो लिखा है वो तो तीसरे पॉइंट में मेंशन्ड है, उसके ही तो तहत पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है ना, जजेस इंक्वायरी एक्ट। आ गया समझ में? मैं फिर से कर देती हूँ। मैं हर बार यही बोलती थी ना कि जब स्टेटमेंट पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ा करो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, क्या एक्ट में लिखा हुआ है, क्या प्रेसिडेंट ने रूल्स बनाए, क्योंकि वो इसी से खेलते हैं आपके स्टेटमेंट में। आपको आगे का स्टेटमेंट सही दे देंगे और स्टार्टिंग में लिख देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, तो आपको लगेगा ये स्टेटमेंट सही है और आप कर दोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द ग्राउंड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैनर इन विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ग्राउंड्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। मैनर तो जजेस इंक्वायरी एक्ट डिक्टेट कर रहा है ना, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा है? तो इस पे आंसर आता है तीसरा पॉइंट आपका। तीसरे पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है दैट ही विल बी रिमूव बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विद द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसी पॉइंट के तहत, इसी पावर के तहत तो जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाई है ना पार्लियामेंट ने। आगे समझ में? अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, बेसिकली डिटेल नहीं लिखी हुई है, डिटेल हमने पार्लियामेंट के लिए छोड़ दी है। ठीक है, आ गया समझ में? अब क्लियर है? चलिए फिर आइए फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, जो इसके अलायंसेज हैं, सैलरीज हैं, पेंशन्स हैं, ये सब कौन फिक्स कर रहा है? पार्लियामेंट फिक्स कर रहा है। इसको क्या आप कम कर सकते हो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द जज? कभी भी नहीं कर सकते। आप इसके साथ क्या कर सकते हो, अगर आपको बढ़ाना भी है तो आप पार्लियामेंट ही बढ़ा सकती है और स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही बढ़ा सकती है। और ये कहाँ से निकाली जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी पेंशन और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनकी तनख्वाह। ठीक है। The salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of a high court are determined from time to time by the parliament, but they cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency. Thus, the condition of the service of the judges of a high court remains same during their term of office. फिर आइए expenses charged on the consolidated fund. जो भी allowances, salaries होती हैं, they are non-votable. मतलब दे आर चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड, मतलब ये पैसा तो निकलेगा ही निकलेगा हर साल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर इस पे वोट नहीं करेगी। क्लियर है? इट शुड बी नोटेड हियर दैट द पेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट द स्टेट। यही बता रही थी मैं आपको, पेंशन्स आएंगी कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और सैलरीज आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। फिर आइए कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। पार्लियामेंट में कभी भी किसी भी जज पे डिस्कशन नहीं होगा कि हाँ उसने ये झूठ बोला, उसने ये केस का गलत डिसीजन लिया। सिर्फ तब होगा जब इम्पीचमेंट मोशन चल रहा है, तब रिमूवल का मोशन एक्सेप्ट हो गया है, वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है। उसके अलावा आप जब चाहे तब कुछ भी किसी भी जज के बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है। The Constitution prohibits any discussion in Parliament or in the state legislature with respect to the conduct of the judges of a high court in the discharge of their duties, except when an impeachment motion is under consideration. Clear? कोई doubt? उसके बाद आइए ban on practice after retirement. ये point इसलिए important है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज तो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन जो हाई कोर्ट का जज है ना, वो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकता है। आया समझ में? इसको मैं फिर से रीड कर रही हूँ। द रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स। This ensures that they do not favor anyone in the hope of future favor. सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या था? ब्लैंकेट बैन है, वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद। इसमें क्या है, जहाँ से ये रिटायर हुआ है ना, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में बस वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी वो दूसरे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। फिर आइए पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो भी सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है, उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वो क्या कर सकता है?
पनिशमेंट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन भी निकाला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मैं अपने लिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर ही सकता हूँ, मैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, उनके कंटेम्प्ट के लिए भी पनिशमेंट दे सकता हूँ। ठीक है। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, क्या क्वालिफिकेशन, कैसे एग्ज़ाम लेना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट खुद डिसाइड करेगा कि उसे अपने ऑफिसर्स कैसे अपॉइंट करने हैं, किस एग्ज़ाम के थ्रू करने हैं, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है। इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, बढ़ा सकता है, कौन बढ़ा सकता है इसका जुरिस्डिक्शन? अगेन पार्लियामेंट ही बढ़ा सकती है, लेकिन इसका जुरिस्डिक्शन कम नहीं किया जा सकता एज सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे बस ये बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी इसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकती है। वहाँ पे क्या था, सिर्फ पार्लियामेंट बढ़ा सकता था, यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसे लॉज हैं जो आपकी स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं, समझ आ रही है बात, या ऐसे लॉज हैं जो आपके पार्लियामेंट में आ रहे हैं, और उन लॉ का जुरिस्डिक्शन को भी आपको हाई कोर्ट के अंदर डालना है। तो स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को डाल सकता है, और पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट को डाल सकती है। इसलिए बोला गया कि हाई कोर्ट के पावर और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन दोनों बढ़ा सकते हैं, पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर। The jurisdiction and powers of a high court insofar as they are specified in the constitution cannot be curtailed both by the parliament and the state legislature, but in other respects the jurisdiction and powers of a high court can be changed both by the parliament and the state legislature। मतलब curtail नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फिर आइए सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये तो सबको पता है, आर्टिकल 50। ठीक है। डीपीएसपी में है जो आपका कि एग्जीक्यूटिव से बहुत दूर दूर तक रहना है, ओवरस्टेप नहीं करना है आइडियली, लेकिन जुडिशरी ओवरस्टेप कर जाता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब आइए जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? सेम जो जो चीज़ें डिफरेंस की है मैं वो भी बताती जा रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के साथ, और जो जो सेम है मैं वो भी पढ़ते हुए बताती जा रही हूँ। ठीक है। अब आइए आप जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, जैसे वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया था, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट है। मतलब स्टेट के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उनके डिसीजन के अगेंस्ट जो अपील जाएगी वो कहाँ पे जाएगी? आपकी हाई कोर्ट जाएगी। ठीक है। इट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आर्टिकल 13 ने 226 भी दिया हुआ है। ठीक है। तो सिर्फ जुडिशियल रिव्यू का पावर 32 में नहीं है, 226 में भी। इनफैक्ट इसका वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। इसको बोला जाता है गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट को भी गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है और हाई कोर्ट को भी। उसके बाद आई इट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिसाइड्स इट हैज़ सुपरवाइजरी एंड कंसल्टेटिव रोल्स ऑल्सो। सुपरवाइजरी रोल्स किसके ऊपर है? जो भी इंफीरियर कोर्ट्स हैं स्टेट में उनके ऊपर। और कंसल्टेटिव रोल्स क्या हैं? उनको कंसल्टेशन भी दे सकते हैं छोटे कोर्ट्स को भी, कि भाई उनका कोई केस अगर आपके पास आया तो आप उसमें अपनी राय दे सकते हो। ठीक है। हाउएवर the constitution does not contain detailed provision with regard to the jurisdiction powers of the state court of a high court. It only lays down the jurisdiction powers of a high court are to be the same as immediately before the constitution or commencement of the constitution। जैसे constitution से पहले high court के powers थे, same to same powers high court के constitution के enforcement के बाद भी रहेंगे। ठीक है। लेकिन इसके साथ एक एडिशन ज़रूर हुआ है कि पहले जो रेवेन्यू के मैटर्स थे ना वो हाई कोर्ट तक नहीं जाते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, लेकिन हाई कोर्ट में अब रेवेन्यू के मैटर्स भी जाते हैं। तो वो सारे फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थे वो तो पजेस कर ही रहा है, इसके साथ साथ एक एडिशनल फंक्शन भी पजेस कर रहा है, वो है रेवेन्यू मैटर्स में। क्लियर है? मोर ओवर इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर टू चेंज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ अ हाई कोर्ट। क्लियरली समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? अब आइए हाई कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जुरिस्डिक्शन जो आता है आपका वो आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या था? हाँ, फेडरल यूनिट्स के बीच में अगर कोई भी लड़ाई है जो पॉलिटिकल नेचर की नहीं है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी नहीं है, तो वो कौन डिसाइड करता था आपका? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकते, क्योंकि वो ओरिजिनल भी और एक्सक्लूसिव भी है। इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन याद आ रहा है आपको? जब भी हम बोलते थे कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कौन करता था? रिस्पेक्टिव कौन करता था? प्रेसिडेंट और गवर्नर करता था इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। याद आ रहा है? तो डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात अलग है।
डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये मैं बात कर रही हूँ इलेक्शन ऑफेंसेस। इलेक्शन के दौरान अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, बूथ कैप्चरिंग की है, आपने करप्शन किया है, आपने अपने कैंडिडेट से बोला है कि वो दूसरे सेक्शंस को या दूसरे रिलीजन को गाली दे या मिसयूज़ करे अपने पावर का, तो वहाँ पे जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट होगी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का ये मतलब है, ठीक है, कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये केसेस ये कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। तो सबसे पहला तो हो गया दूसरा पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। पहला पॉइंट है मैटर्स ऑफ एडमिरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एडमिरलिटी क्या हो गया? नेवी बेसिकली, नेवी जो होती है आपकी, एडमिरल उसका ही पोस्ट होता है। एडमिरलिटी मतलब मान लीजिए कि आपके स्टेट के टेरिटोरियल वाटर्स में कोई गलत शिप आ गई थी, किसी और कंट्री की गलत शिप या इलीगल शिप आ गई थी, या मान लीजिए आपकी फिशरीज़ के साथ गलत हो रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के लोग फिशिंग रिसोर्सेज आपके ज़्यादा लेके जा रहे हैं, कुछ भी इशू हो सकता है जो पानी पे हो रहा है, जो टेरिटोरियल वाटर्स में हो रहा है, तो वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन किसका है? आपका हाई कोर्ट का, उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट का, ठीक है। तीसरा है रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर और एन एक्ट ऑर्डर और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में एक्ट किया गया है आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी रेवेन्यू के मैटर्स या रेवेन्यू कलेक्शन है। फिर DIA इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये आपका एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। यू कैन ईदर गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट और यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। उसके बाद आइए cases ordered to be transferred from the subordinate court involving the interpretation of the constitution to its own file। मतलब कि हाई कोर्ट ने खुद ऑर्डर किया है कि नीचे से ये वाला केस जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई वो मैं खुद ट्रांसफ़र अपने आप के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो केसेस हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो इसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे। और फिर आता है द 4 हाई कोर्ट्स बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कैलकाटा हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। मतलब ऐसे केसेस, ऐसे सिविल केसेस जो मान लीजिए 50,000 60,000 से ऊपर के हैं, तो उन हायर वैल्यू वाले जो सिविल केसेस होते हैं वो सिर्फ इन 4 कोर्ट्स में जा सकते हैं। कौन कौन से? कैलकाटा, मद्रास, दिल्ली और बॉम्बे। इन 4 जो आपके कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स हैं, इनमें हायर वैल्यू के सिविल केसेस जाएंगे, ठीक है। इससे पहले कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास हैड ऑल्सो ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, लेकिन उसको अबॉलिश कर दिया गया क्योंकि हमने क्रिमिनल लॉ को पूरा एक यूनिफॉर्म कोड में डाल दिया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ठीक है। इन 4 कोर्ट्स को इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि प्रेसिडेंसी टाउन से ब्रिटिशर्स के टाइम पे, याद आया कुछ, इसलिए इनको 4 लोगों को अभी भी प्रेफरेंस दी जाती है। और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेशन है इनकी, नॉर्थ में आपका चेन्नई साउथ में आ गया, फिर बॉम्बे आपका वेस्टर्न में आ गया और कैलकाटा आपका ईस्टर्न में आ गया। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं ये, ठीक है, तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है। आ गया समझ में? तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए ये हो उस सुप्रीम कोर्ट का याद रखना तो आसान है, इसका थोड़ा मुश्किल है। एडमिरलिटी भी आ रही है इसके अंदर इलेक्शन ऑफेंसेस भी आ रहे हैं, इसके अंदर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट के केसेस भी आ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। हाँ, इसमें इस रेवेन्यू का मैटर्स भी आ रहा है और इसमें सिविल जुरिस्डिक्शन भी आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ हाई कोर्ट वाला जो चैप्टर है वो सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका भी जो हम अपेलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब आइए रिट जुरिस्डिक्शन पे। ये तो आप सबको पता चल गया होगा, रिट जुरिस्डिक्शन तो अब फिर से मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल वाइड है, टेरिटोरियल एक्सटेंट कम है, लेकिन वाइड इंटरप्रिटेशन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं और दूसरे लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। आगे समझ में? इसमें सेम बस, और कुछ भी इसमें रिट जुरिस्डिक्शन में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट जाने का भी है, ठीक है। आ गया। अब आइए अपेलेट जुरिस्डिक्शन पर। अपेलेट जुरिस्डिक्शन नाम से समझ में आ रहा होगा कि वह बाय वे ऑफ अपील आप वहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहले सिविल मैटर्स देखेंगे, इसके बाद हम क्रिमिनल मैटर्स देखेंगे, ठीक है। अ हाई कोर्ट इज प्राइमरीली अ कोर्ट ऑफ अपील. It hears appeal against the judgments of subordinate courts functioning in its territorial jurisdiction. It has appellate jurisdiction in both civil and criminal matters. Hence, the appellate jurisdiction of a high court is wider than its original jurisdiction. क्योंकि original jurisdiction में सिर्फ civil jurisdiction आ रहा है आपका, criminal jurisdiction नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं में आपको दिख रहा है criminal jurisdiction original वाले में?
ठीक है, इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में क्रिमिनल भी आ रहा है और सिविल भी आ गया। अब हम पहले सिविल मैटर्स पढ़ेंगे, उससे पहले 4 चीज़ें समझ लो। पहला तो फर्स्ट अपील क्या होता है, दूसरा सेकंड अपील क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, और चौथा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले आइए आप फर्स्ट अपील्स का क्या मतलब है। फर्स्ट अपील्स का मतलब है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था ना, उससे कहाँ गई अपील, हाई कोर्ट में गई। तो ये पहली बार आई है यहाँ, ये हो गया, पहली बार में ही आ गई। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस थे उसकी अगेंस्ट, उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में आ गई, इसलिए इसको फर्स्ट अपील बोला जाता है। जब हम सेकंड अपील की बात करते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोला जाता है जिनको, या जिनको इन्फीरियर कोर्ट्स भी बोला जाता है, उनसे पहले जाएगी कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर ये जाएगी हाई कोर्ट, इसलिए इसको सेकंड अपील बोला जाता है। लिख लो इसको। ठीक है, तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फर्स्ट अपील मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीधे कहाँ जा रही है, हाई कोर्ट जा रही है। सेकंड अपील मतलब नीचे के किसी कोर्ट से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आई और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में जा रही है। अब आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट तो नाम से समझ में आ रहा है कि उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को एग्जामिन करके आपने क्या सुनाया, अपना डिसीजन सुनाया। ठीक है, भले ही वो इस पे कोई लॉ लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन आपने विटनेस, एविडेंसेस, इन सब के तौर पे अगर वो चीज़ सुनाई तो वो हो जाता है आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कि मैं फैक्ट्स को एग्जामिन करके, इस केस के फैक्ट्स को एग्जामिन करके ये डिसीजन सुना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है जब जजेस इंटरप्रेट करता है कि आपकी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे कौन सा लॉ लगेगा। ये लॉ आपने तोड़ा है अगर, तो आपने क्राइम किया है, अगर ये लॉ आपने नहीं तोड़ा है तो आपने क्राइम नहीं किया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों डॉक्ट्राइन्स लगती हैं, क्योंकि लॉ तो लगता ही लगता है ना कि आपने ये वाला लॉ तोड़ा है, उसके साथ साथ ये भी लगता है कि मैं गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए जो भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डॉक्ट्राइन्स एक साथ लगती हैं आपकी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिव है कि कहीं सिर्फ ये लग सकती है कहीं वो लग सकती है। कुछ केसेस में कई बार क्या होता है कि लॉ आपको पता नहीं चलता है कि इसने तोड़ा है नहीं तोड़ा है, लेकिन आप फैक्ट, आपको दिख रहा है, विटनेस दिख रहा है, आपको एविडेंसेस दिख रहे हैं कि आपने ये चीज़ गलत की है, तो उस बेसिस पे जो है आपके डिसीजन सुना दिए जाते हैं। आ गया समझ में? तो जैसे अब मैं एग्जांपल में बता देती हूँ, मैंने पिछले बैच में बताया था कि मान लीजिए मनरेगा, आप अपने गांव में मनरेगा के लिए इंचार्ज हो और वहाँ पे बोला गया है कि आपको औरतों को नौकरी देनी है, सिर्फ औरतों को नौकरी देनी है और 50 साल के अंदर होनी चाहिए वो औरतें। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, लॉ आपका क्या कह रहा है कि आपको 50 साल के अंदर की औरतों को नौकरी देनी है। मान लीजिए कोई एक बूढ़ी औरत आ गई है जो 53-54 ईयर्स की है और वो बोल रही है कि मेरे घर में कोई भी ब्रेड अर्नर नहीं है और मुझे आप प्लीज़ जॉब दे दो ये वाली। तो आप मान लीजिए एक्सेप्शन केसेस में आपने उसको रख लिया, तो वो आपने क्या किया, आपने लॉ तो तोड़ दिया, लॉ के हिसाब से तो आप नहीं जा रहे, लेकिन आपने फैक्ट देखे कि वो एज उसकी भले ही ऊपर है लेकिन उसके घर में कोई और अर्नर नहीं है, या वो विडो है, या उसके पास एग्रीकल्चर की कोई लैंड नहीं है। ये सारे आपने फैक्ट्स देखे उस पर्टिकुलर केस के लिए, और उस फैक्ट को रख के आपने क्या बोला कि चल ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आपको दे देता हूँ काम। ठीक, तो जजेस भी यही करते हैं, जो डॉक्ट्राइन वो यूज़ करते हैं वो अपने डिसीजन में सुनाते हैं कि हमने इस बेसिस पे ये डॉक्ट्राइन यूज़ की, जो हमने उस दिन भी पढ़ी थी सारी डॉक्ट्राइंस। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में यही डिफरेंस है, ये उस केस के हिसाब से देखेगा कि विटनेसेस, एविडेंसेस के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से, और ये लॉ, पहले लॉ अप्लाई करेगा कि ये वाला लॉ आपने तोड़ा है, उसके बाद इसको एग्जामिन करेगा। क्लियर है? क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे सिविल मैटर्स में हम एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स। अच्छा, ये सिविल अपेलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अपेलेट मतलब अपील से हाई कोर्ट में जाएगा, और सिविल केसेस की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट कहता है फर्स्ट अपील्स from the orders and judgments of the district courts, additional district courts and other subordinate courts lie directly to the high court on both questions of law and fact if the amount exceeds the stipulated limit.
मतलब फर्स्ट अपील मतलब जो डायरेक्टली हाई कोर्ट पे जाएंगी, किस किस की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट और दूसरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, जब क्वेश्चन ऑफ लॉ की भी बात हो रही है और जब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की भी बात हो रही है, दोनों केसेस में पहली अपील डायरेक्टली कहाँ जाएगी, आपकी हाई कोर्ट जाएगी। आ गया समझ में? फर्स्ट अपील का मतलब ही वही है कि सबसे पहली अपील कहाँ चली गई, डायरेक्टली हाई कोर्ट चली गई। कहाँ कहाँ से जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी। इफ द अमाउंट एक्सीड्स द स्टिपुलेटेड लिमिट, ये सिविल केस है तो इस पर अमाउंट देखा जाएगा। तो जब अमाउंट, मान लीजिए हर स्टेट हाई कोर्ट ने एक अमाउंट सेट किया है कि आप यहाँ पे 50,000 से ऊपर के केस लड़ नहीं आओगे, आप यहाँ पे 70,000 से ऊपर के केस लड़ नहीं आओगे सिविल केसेस में, तो अगर उस अमाउंट से ऊपर पहुँचे तो डायरेक्टली अपील कहाँ जाएगी, आपकी पहली अपील आपकी सीधे हाई कोर्ट में जाएगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए भी और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए भी। फिर आइए सेकेंड अपील। Second appeals from the orders and judgment of the district court or other subordinate courts lie to the high court in the cases involving only question of law and not question of fact। मतलब ऐसे केसेस, ठीक है, ऐसे केसेस जहां पे आपको दिख रहा है विटनेस एविडेंसेस क्लियर दिख रहा है, वहां पे हाई कोर्ट में नहीं जाएगी आपकी। आप ऐसे केसेस में जाएगी जहां पे आपको डिफिकल्टी हो रही है इंटरप्रेट करने में लॉ। आया समझ अब कि क्या बेसिस है इसका? ये तो आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपने बोला हाँ इसने किया है, इसने खुद गवाही दी, 4 लोगों ने इसको खून करते हुए देखा, चलो खून तो चलो क्रिमिनल केस हो गया। मान लीजिए 4 लोगों ने गवाही दी है कि इसने अपना टैक्स टाइम पे नहीं भरा है, ऑनलाइन में भी पता चल रहा है कि इसने लेट भरा है, तो पता चल गया, तो वो हो गया आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इनको एग्जामिन नहीं करेगा सेकेंड अपील में हाई कोर्ट, सिर्फ इनको करेगा जो डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट लॉ थे, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात आ रही है। आ गया समझ में ये 2 पॉइंट्स? इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आई स्वेयर टू गॉड अगर आपने ये मेंस में लिखा ना तो मतलब एक्सेप्शनल नंबर मिलने हैं आपको, क्योंकि ये बच्चे छोड़ देंगे, ठीक है, फर्स्ट अपील सेकंड अपील वाला। इसलिए एक एक वर्ड समझाया मैंने, वहाँ पे कंफ्यूजन है। क्वेश्चन ऑफ लॉ भी लिखना, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी लिखना, फर्स्ट अपील भी लिखना, सेकंड अपील भी लिखना, ठीक है। तीसरी चीज़, जो 3 हाई कोर्ट्स हैं स्पेसिफिकली, कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास, मतलब दिल्ली को यहाँ पे हटा दिया है, इनमें इंट्रा कोर्ट अपील्स होती हैं। इंट्रा कोर्ट मतलब विद इन द सेम कोर्ट, इंटर कोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं इंट्रा कोर्ट की बात कर रही हूँ। मतलब कैलकटा, मान लीजिए कैलकटा हाई कोर्ट के किसी एक जज बेंच ने, सिंगल जज बेंच ने आपका केस जो है एग्जामिन किया और अपना डिसीजन सुना दिया, बट आप चाहते हो कि वो उस एक जज जो बेंच था ना, उसने बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन ली थी, या उसने किसी दूसरी पार्टी को फेवर किया, या उसने आपका पॉइंट ऑफ व्यू ढंग से नहीं समझा, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई उस डिसीजन के, तो आपने उस डिसीजन के अगेंस्ट क्या किया, अपील किया उसी कोर्ट में, और ये बोला कि अब हमें डिवीजन बेंच चाहिए। डिवीजन बेंच मतलब एक से ज़्यादा जज चाहिए, ताकि सारे पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए हमारे केस में। सिर्फ एक जज नहीं चाहिए हमें जो पार्शियलिटी के साथ काम करे, हमें एक से ज़्यादा जजेस भी चाहिए। बहुत केसेस में ये इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है, आपको जज पसंद नहीं आता है, या आपको पता होता है सामने वाली पार्टी का ज़्यादा सगा है, वो आपके खिलाफ ही डिसीजन सुनाएगा, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि मैं उसी कोर्ट में, इंट्रा कोर्ट मतलब उसी कोर्ट में, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंगल बेंच का डिसीजन के अगेंस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा केस अब एक डिवीजन बेंच ले, मतलब ज़्यादा जजेस की बेंच ले, ठीक है। आ गया समझ में? The Calcutta, Bombay and Madras High Courts have provision for intra-court appeals when a single judge of the High Court has decided a case either under original or appellate jurisdiction of the High Court, and appeal from such a decision lies to the division bench of the same High Court। ठीक है, इसलिए इसको इंट्रा बोला जाता है। मैंने ये नहीं बोला कि बॉम्बे का कैलकटा जाएगा, कैलकटा का मद्रास जाएगा, नहीं, उसी कोर्ट के डिवीजन बेंच पे जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब आ जाइए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आर्टिकल 323 में, ठीक है, उनकी जो वो होते हैं अपील्स होती हैं, वो कहाँ जाती हैं, स्टेट हाई कोर्ट में जाती है। ठीक है, जिस स्टेट का ट्रिब्यूनल होगा उसी स्टेट के हाई कोर्ट में उसकी अपील्स जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना गलत है, वहाँ पे ऑलरेडी इतने केसेस हैं। आप एक काम करो, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेट हाई कोर्ट पे जाना पड़ेगा। Appeals from the decision of the administrative and other tribunals lie to the division bench of the state high court. In 1997, the Supreme Court ruled that the tribunals are subject to the writ jurisdiction of the high court. Consequently, it is not possible for an aggrieved person to approach the Supreme Court directly against the decisions of the tribunals without first going to the high court.
आ गया समझ में? तो ट्रिब्यूनल्स का अगर कोई केस है और आपको डिसीजन समझ नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल्स आगे के चैप्टर में, अभी ये समझ लो कि ये स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी हो सकते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, विमेन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, अलग अलग केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए। उसकी अपील कहाँ जाएगी पहले, फिर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्लियर है? ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था। आया फिर ये समझ में आपको, सिविल मैटर्स में अपेलेट जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? अब आइए क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स देख लेते हैं हम। द क्रिमिनल अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज एज फॉलोज। जब भी सेशन कोर्ट, अच्छा एक बात और समझ लो, सिविल साइड पे जो होता है कोर्ट वो सिविल कोर्ट होता है, और जो क्रिमिनल साइड पे होता है उसे सेशन कोर्ट बोलते हैं, नीचे वाला, हाई कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट्स की बात करी मैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है? तो सेशन की बात आती है या डिस्ट्रिक्ट, जब भी डिस्ट्रिक्ट जज की बात आती है तो आपको लगता है सिविल साइड है, और वही डिस्ट्रिक्ट जज जब सेशन जज कहलाने लगता है तो मतलब क्या होता है कि वो क्रिमिनल केसेस को एग्जामिन कर रहा है, ठीक है? तो सेशन जज का ये मतलब है कि क्रिमिनल साइड। तो अपील्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट एंड एडिशनल सेशन कोर्ट लाई टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज वन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स। 7 साल से ज़्यादा की अगर ऐसी कोई क्राइम किया है आपने जिसमें आपको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी गई है, तो उसकी अपील कहाँ जाएगी, सीधे हाई कोर्ट में जाएगी, ठीक है? आगे समझ में? It should also be noted that a death sentence awarded by a session court or an additional session court should be confirmed by the high court. मतलब confirmed by the high court का मतलब है कि भले ही वो बंदा अपील करना चाहे या नहीं चाहे, it will go as a matter of right to the high court. अगर सेशन कोर्ट ने या एडिशनल सेशन कोर्ट ने मान लीजिए किसी को डेथ सेंटेंस सुना दिया, तो ऐसा नहीं कि उसको फिर एग्जीक्यूट कर देंगे, नहीं, उसको अपील, अगर वो बंदा चाहता भी, उसके घर वाले चाहते भी हैं या नहीं भी चाहते हैं अपील करना, तो भी अपील जाएगी ही जाएगी, चेक होने के लिए कि क्या सही डिसीजन सुनाया है नहीं, या इसको बचाया जा सकता है, इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बचाया जा सकता है, या इसको 15 साल 20 साल की सज़ा दे दो, डेथ से जैसे बचाया जा सकता है। इसलिए जो फाइनल अथॉरिटी होगी डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो ऑर्डर पास करेगी, वो आपका हाई कोर्ट ही होगा। सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट नहीं दे सकता। अगर डिसीजन सुनाया भी है तो चेक किससे होगा, वो हाई कोर्ट से होगा ही होगा, एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है? उसके बाद आइए इन सम केसेस, कुछ केसेस में जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपील्स फ्रॉम द जजमेंट, ये इतना कुछ नहीं है, मतलब जो सीआरपीसी में डिफाइंड है कि हाँ यहाँ पे आपको हाई कोर्ट जाना ही जाना पड़ेगा, तो वो भी उसके क्रिमिनल अपेलेट जुरिस्डिक्शन में आएगा। क्लियर है? 7 से ज़्यादा की सज़ा या फिर डेथ सेंटेंस। अब आ जाइए सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है हाई कोर्ट में? देखो एक बार पेज पलट के पीछे, कोई चीज़ जो डिफ़िकल्टी हो रही है याद रखने में ना, वो भी पूछ सकते हो सकता है मेरे पास कोई तरीका हो उसको याद रखने का, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा है भाई, वहाँ पे एनालिसिस काम नहीं आएगा, वहाँ पे पता है पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट टिक करोगे, वहाँ पे प्रेसिडेंट पता है तो प्रेसिडेंट ही टिक करोगे, अदरवाइज पार्लियामेंट प्रेसिडेंट दोनों सही लगेंगे, ठीक है? इसलिए अगर कोई डाउट है हाई कोर्ट वाले चैप्टर में अभी तक तो पूछ लो। पढ़े आगे? सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उनके ऊपर वो सुपरवाइज करने का काम करेगा, बेसिकली कंट्रोल करने का काम करेगा। अ हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक्सेप्ट कौन से, जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं आपके, ठीक है? तो डज इट में कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम देम। कॉल फॉर रिटर्न्स का क्या मतलब है? केस को नहीं बोला जाएगा कॉल फॉर रिटर्न्स। कॉल फॉर रिटर्न्स होता है कि मैं आपसे कभी भी आपका डेटा मांग सकती हूँ, कभी भी स्टैट्स मांग सकती हूँ, आपसे नंबर्स मांग सकती हूँ कि हाँ इस कोर्ट ने कितने केसेस रिजॉल्व किए हैं, इस कोर्ट के पास कितने केसेस इस साल में आए थे, एक दिन में कितनी हियरिंग्स हुई हैं, कितनी सिटिंग्स हुई हैं, ये मैं कभी भी आपको पूछ सकती हूँ कि आपने कितनी पनिशमेंट सुनाई है, कितनी रिगरस पनिशमेंट सुनाई है। नंबर्स में कभी भी आपसे मांग सकती हूँ, डेटा जो है वो मैं आपसे कभी भी मांग सकती हूँ। तो ये था कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम देम। कोई भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए भी मांग सकती हूँ मैं आपसे, ठीक है? कितनी सैलरीज गई हैं, कितना पैसा आपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को डील करने के लिए लगाया, ये सारी चीज़ें, ठीक है? सेकंड है मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ देम। रूल्स बना सकता है कि कैसे आप अपने
कागजातों को, रिकॉर्ड्स को संभाल के किस फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है। प्रिस्क्राइब भी कर सकते कि इस फॉर्म में आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन्ड रखो। तीसरा प्रिस्क्राइब, ये तो तीसरा ही पॉइंट था। दूसरा, मेक एन इशू जनरल रूल्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ देम। जो भी अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो भी प्रोसीजर चल रहा है, भले वो अपॉइंटमेंट का हो, भले स्टाफ के रिक्रूटमेंट का, उसके लिए रूल्स बना सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट। तीसरा, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स, एंट्रीज एंड अकाउंट्स आर टू बी केप्ट बाय देम। और चौथा, सेटल द फीस पेएबल टू द शेरिफ, क्लर्क्स, ऑफिसर्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ देम, ठीक है। जो भी सैलरीज होते हैं, जो भी अलाउंसेस आते हैं, उनको भी डिसाइड कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि बहुत ही ब्रॉड है ये पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, क्योंकि वो उनके अंदर के इंटीरियर फंक्शनिंग को भी देख रहा है, ठीक है, इंटरनल फंक्शनिंग, इंटरनल वर्किंग को भी देख रहा है, उनकी सैलरीज को देख रहा है, उनके एग्जामिनेशंस को देख रहा है, रूल्स बना रहा है प्रोसीडिंग्स के। इसलिए बोला जाता है कि पावर ऑफ सुपरविजन और पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस बहुत ही वाइड है। अब क्यों वाइड है वो देख लेते हैं। बिकॉज इट एक्सटेंड्स टू ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स whether they are subject to the appellate jurisdiction of the high court or not। मतलब वो ट्रिब्यूनल्स भी जो appellate jurisdiction के अंदर नहीं आएंगे, वो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आएंगे ही आएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि इसका जो जुरिस्डिक्शन का मेजरमेंट है वो इसका पूरा टेरिटोरियल है, ठीक है। मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंटायर स्टेट जो भी ट्रिब्यूनल या जो भी कोर्ट होगा वो अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट ही होगा। आया समझ में? तो आपको ऐसे याद रखना है कि भले ही वो ट्रिब्यूनल्स फिर उसके अंदर आते भी हों या नहीं भी आते हों, लेकिन सुपरविजन के अंदर आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी टेरिटरी के अंदर सिचुएटेड हैं, ठीक है। आ गया? तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो इसका मेजर होगा। दूसरा पॉइंट, इट कवर्स नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरिंटेंडेंस बट ऑल्सो जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस। मतलब वो सिर्फ उनका कामकाज नहीं देख रहा है, वो चाहता है तो कोई भी केस भी तो ट्रांसफर कर सकता है ना अपने पास। जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस भी देख रहा है, रूल्स भी बना रहा है कि कैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी। सिर्फ ये थोड़ी देख रहा है वो कि हाँ आपने मुझे रिकॉर्ड दे दिया बस खत्म हो गया। मेरा वो मॉनिटरिंग का काम नहीं है, सिर्फ मैं जुडिशियल सुपरवेंशन भी कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आपने कितने केसेस जो हैं वो सही तरह से रिजॉल्व किए नहीं, रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं। इट इज़ अ रिविजनल जुरिस्डिक्शन। रिविजनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि ये रिवाइज कर सकता है, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन को रिवाइज कर सकता है, किसी को भी एग्जामिन कर सकता है केस को, ठीक है, और उसका फिर डिसीजन जो है वो निगेट भी कर सकता है। इसलिए बोला जाता है रिविजनल कोर्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद आइए, इट कैन बी सुओ मोटो एंड नॉट नेसेसरली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी। कोई भी इसको जजमेंट लेना है या कोई भी नीचे के कोर्ट का जजमेंट उठाना है, ये अपनी मर्जी से सुओ मोटो उठा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टी उस पर एप्लीकेशन दे और उसके बाद ही उस तक पहुँचे। मतलब हाई कोर्ट अपनी मर्जी से ऑपरेट कर सकता है, सुपरविजन और सुपरिंटेंडेंस करता है, इसलिए विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सारे कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स पर, फिर भले ही वो इसके अपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर आए या ना, भले ही उसके खिलाफ अपील जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन सुपरविजन तो ये करता ही करता है, ठीक है। However, this power does not vest the High Court with any unlimited authority over the subordinate courts and tribunals. It is an extraordinary power and hence has to be used most sparingly and only in appropriate cases. Usually it is limited to, कहाँ पे लिमिट किया जाता है? जब इसको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से ऊपर चढ़ के ये फैसला लिया है, इसके जुरिस्डिक्शन में ये आना नहीं था, फिर भी इसने क्या किया, ओवर स्टेप करके अपना जुरिस्डिक्शन क्रॉस करके इसने स्टेप लिया है। या दूसरा, जहाँ पे दिख रहा है कि आपने नेचुरल जस्टिस का ग्रॉस वायलेशन किया है, साफ साफ दिख रहा है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? नेचुरल जस्टिस मतलब आपको साफ साफ आप ये कोशिश करोगे कि कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं है, आप मीडिएशन की कोशिश करोगे। नेचुरल जस्टिस में आप ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को देखोगे कि यार इंसानियत के तौर पे जिन केसेस को आप देखोगे ना, वो नेचुरल जस्टिस में आता है, ठीक है। फिर आया एरर ऑफ लॉ, उसको साफ साफ दिख रहा है कि यार यहाँ पे तो गलती की है इस कोर्ट ने, या फिर लॉ को फॉलो नहीं किया है, अपने सुपीरियर कोर्ट के लॉ को फॉलो नहीं किया है, या करप्ट फाइंडिंग्स। परवर्स फाइंडिंग्स का मतलब है करप्शन आपको दिख गया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज ने ये काम गड़बड़ किया है, या फिर मैनिफेस्ट इनजस्टिस, आपने जानबूझ के इनजस्टिस होने दिया, तो उन केसेस को ये ले सकता है। तो ये बहुत ही स्पेरिंगली, मतलब बहुत ही रेयरली यूज़ करना चाहिए इसको, सुपरविजन के पावर को, ठीक है। आगे समझ में कोई भी डाउट? रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, सुओ मोटो कर सकता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, जुडिशियल भी कर सकता है, रूल्स बना सकता है प्रोसीडिंग्स के लिए, कभी भी आपसे रिकॉर्ड्स ले सकता है, कभी भी आपको बोल सकता है कि आप इस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखिए,
कंट्रोल कर सकता है जो भी आपने सैलरी वगैरह, जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह आप जूनियर स्टाफ के ले रहे हो, वो भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए बोला जाता है बहुत ही ब्रॉड है ये, ठीक है। फिर आइए कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोड्स। देखो ये हम इसलिए इतना पढ़ रहे हैं रिविजनल और ये सब, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आया है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि आप क्या करो, एनालाइज करो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को। जब आप वहाँ पेपर दे रहे होगे, आप सब रिट जुरिस्डिक्शन लिख दोगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिख दोगे, अपेलेट जुरिस्डिक्शन भी कुछ बच्चे लिख देंगे, और वहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। आप बिल्कुल भूल जाओगे कि हाँ सुपरवाइजरी में, अब जो बच्चे सुपरवाइजरी लिखेंगे और उसमें रिविजनल, सुओ मोटो ये वाले कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको नेचुरली ज़्यादा नंबर मिलेंगे। क्यों नेचुरली ज़्यादा नंबर मिलेंगे? क्योंकि कुछ अलग नहीं लिख दिया आपने, या आपने कुछ ऐसा नहीं कर दिया जो किताब में नहीं था, लेकिन आपने ऐसा आंसर लिखा जो और कॉमन बच्चों ने नहीं लिखा, ठीक है। वहाँ पे आपको 3 ही पॉइंट याद आएंगे। इसीलिए कीवर्ड्स बनाते बनाते चलो कि आप रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, बहुत स्पेरिंगली यूज होना चाहिए, जब ग्रेव इनजस्टिस हो या एरर ऑफ लॉ हो, ये पॉइंट्स लिखने हैं आपने, ये वर्ड्स लिखने हैं वहाँ पे जाके। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें समझ बहुत अच्छे से आ जाता है, हम वहाँ फिर अपने ही शब्दों में लिख के आ जाते हैं, तो जगह भी ज़्यादा ले लेते हैं वो शब्द, और समझा भी नहीं पा रहे होते हैं उसको एग्जामिनर को, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड्स ऐसे मार्क कर लो जो आपको डालने ही डालने हैं आंसर में। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उसमें ही नंबर खींच लो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। या मान लीजिए कई बार ऐसा कोई केस करंट अफेयर्स में चल रहा हो जहाँ पे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात हो रही हो, तो उसको कैसे आपको इस आंसर से कनेक्ट करना है, आ गया समझ में। तो ये लिंकेज जो है ना, ये आना चाहिए, कनेक्टिंग द डॉट्स वाली चीज़ आनी चाहिए ये, ठीक है। कब कहाँ क्या यूज़ कर सकते हो। और हाई कोर्ट का जब आप जुरिस्डिक्शन लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपको 1-2 करंट अफेयर डालना ही डालना है। मान लीजिए कोई एक्सेप्शनल केस रिसेंट में किसी हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया हो जो फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन हो, ठीक है, जो ऐसा नहीं हो कि बैकवर्ड लुकिंग हो या किसी सोसाइटी के खिलाफ हो, कुछ ऐसा जो मॉडर्न डिसीजन सुनाया हो, ऐसा कोई डिसीजन जो अभी तक किसी और हाई कोर्ट ने नहीं सुनाया था, ऐसे 1-2 चीज़ें बना के रखो, इधर ही लिख लो भले ही। जब आप करंट अफेयर्स से करोगे तो इस चैप्टर के आगे ही लिख लो भले ही। तो जैसे कि आप पेपर दे रहे हो तो उसके 1-2 साल पहले के करंट अफेयर्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ में होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर में फ्रेमिंग इस तरह से करनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल, और कंसिडरिंग दिस केस इन पॉइंट, और फिर वो केस का नाम लिख दो कि हाँ ये डिसीजन रिमार्केबल डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, या लैंडमार्क डिसीजन था, या बोल सकते हो कि बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन था, ठीक है, कंटेम्प्रेरी डिसीजन था। ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। क्योंकि मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ न्यूज़पेपर, तो मुझे पता नहीं है, बट मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ कि कोई अगर न्यूज़ में ऐसी कोई केस आता है, वो बहुत तारीफ़ करता है द हिंदूज़ की या इंडियन एक्सप्रेस की, तो वो झट से नोट में लिख लो कि हाँ ये मेरे को मेंशन करना है अपने आंसर में, ठीक है। चलो अब आ जाइए कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इन एडिशन टू इट्स अपेलेट जुरिस्डिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पावर्स भी होते हैं जिसको आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर लगाते हो। सबसे पहला, हाई कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट को कंसल्ट किया जाता है गवर्नर जब भी डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट या फिर प्रमोशन होना हो। मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं विद इन द स्टेट, उनके अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, उनकी आपको अपॉइंटमेंट करनी है या उनको पोस्टिंग इधर उधर करानी है, उस केस में हमेशा हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लगती है। गवर्नर अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। किसकी कंसल्टेशन लगेगी? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लगेगी। इसके साथ साथ जो जुडिशियल सर्विसेज होती हैं स्टेट की, जो टियर 2 के ऑफिसर्स को अपॉइंट करती हैं, लोअर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है, तो उसमें भी अपॉइंटमेंट में करता तो अपॉइंटमेंट एग्जाम के थ्रू ही है, वो तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही करता है, लेकिन कंसल्टेशन हाई कोर्ट की भी लगती है, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद सेकंड है, इट डील्स विद द मैटर्स, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, डिसिप्लिन, ट्रांसफर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। मतलब वही जो आपके इन्फीरियर ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो काम करते हैं, उनकी पोस्टिंग, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी सैलरी कितनी होगी, ये सब भी कौन डिसाइड करेगा? कंसल्टेशन किसकी लगती है? हाई कोर्ट की लगती है। डिसाइड ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही करती है, एग्जाम भी वही कंडक्ट कराती है, लेकिन हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लगती ही लगती है। It can withdraw a case pending in the subordinate court if it involves a substantial question of law that require the interpretation of the constitution. किसी भी subordinate court से within its territorial jurisdiction
वो केस उठा के खुद एग्जामिन कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये केस इम्पॉर्टेंट है और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मदद चाहिए, तो वो उस केस में क्या करेगा, हाई कोर्ट खुद अपने आगे ये केस रख लेगा। ठीक है, आ गया। इट कैन ईदर डिस्पोज ऑफ द केस इटसेल्फ और डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिटर्न द केस टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट विथ इट्स जजमेंट। जहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में डिफिकल्टी आती है ये खुद केस उठा सकता है। अब या तो ये पूरा केस सॉल्व कर दे या फिर वो उतनी ही हेल्प कर दे किसकी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शनिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल jurisdiction in the same sense as the law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India। सुप्रीम कोर्ट का जैसे कोई भी लॉ है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी डिसीजन है, वो पूरी इंडिया में मान्य होगा। सिमिलरली हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन होगा वो पूरी उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, पूरे स्टेट में मान्य होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब जब मैं सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था दो चीज़ें होती हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। क्या क्या? हाँ बिल्कुल, स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए, फर्दर अगर आपको करेक्ट करना है, रिव्यू करना है उस ऑर्डर को, उसके लिए। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दो पावर्स आते हैं, मैं फिर से लिख देती हूँ। पहला जो आपका आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर वो आता है रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ठीक है, जिसमें टेस्टमनी होती है आपकी, आगे बुक्स पे रखना, लाइब्रेरी में रखना, आगे लोगों को एज ए रेफरेंस ये केस पढ़ाना। जैसे अभी तक भी तो हम केशव नंदा केस पढ़ ही रहे हैं ना, अगर उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो फ़ायदा होता क्या हमारे लिए? हम सिर्फ यही सोचते रह जाते बेसिक स्ट्रक्चर। अब अभी हम जैसे बच्चों के लिए तो सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आई। लॉ स्कूल्स में तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं ना। ठीक है, तो बोला जाता है फ्यूचर टेस्टमनी के लिए रिकॉर्ड मेंटेनेंस। और दूसरा आता है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने का पावर। सुप्रीम कोर्ट तो किसी के भी कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, ठीक है, और हाई कोर्ट किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। अब देख लेते हैं एक बार। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अ हाई कोर्ट हैज टू पावर्स। द जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन प्रोड्यूस बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे अगर आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये तो गलत है, नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ऑथेंटिक होगा, क्योंकि ये किसकी उस पे आया अथॉरिटी पे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। फिर आइए, इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ईदर विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन और विथ बोथ। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमने पढ़ा था, दो तरह का होता है, क्रिमिनल और सिविल। सिविल मतलब आप विलफुल डिसोबीडियंस, आपने ऑर्डर को माना ही नहीं, आपको बोला गया कि आपको इस दिन प्रस्तुत होना है कोर्ट में और आप गए नहीं, या आपको बोला गया कि आपको फाइन देना है, आपने दिया नहीं, या आपको बोला गया है कि आप अपने लॉयर चेंज कीजिए और आपने लॉयर चेंज नहीं किया, या आप पर्टिकुलर डेट पर प्रेजेंट नहीं हुए, तो वो सब हो जाता है आपका सिविल डिसोबीडियंस में आ जाता है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होगा कि आपने भाई डिसरिस्पेक्ट कर दिया बेसिकली कोर्ट को या जज को, या डिफेम कर दिया, या उसके बारे में गलत कुछ बोल दिया, ठीक है, या प्रोसीडिंग्स फॉलो नहीं करी आपने कोर्ट की, ठीक है, तो उस केस में हो गया आपका क्रिमिनल, उस केस में क्या हो जाएगा आपका क्रिमिनल डिसोबीडियंस बोलते हैं इसको, जिसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। तो ये पावर हमने दी हुई है कि ये पनिश कर सकता है अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। हाउएवर जो इनोसेंट पब्लिकेशन होता है, और मान लीजिए कि कोई न्यूज़पेपर है वो आपके केस को छाप रहा है, तो उसको हमने प्रोहिबिट थोड़ी किया छापने से, वो पब्लिकेशन कर सकता है आपके केस का, अनटिल एंड अनलेस वो फेयर पब्लिकेशन हो, कोई मैल इंटेंशन ना हो उसमें उसका, ठीक है ना, अनरीजनेबल ना हो, या फिर कोई गाली ना दे रहा हो। हम हमेशा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लिख दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। या फिर हाई कोर्ट के नाम पर भी लिख रहे हैं तो हम उसको इज्जत से यूज़ करते हैं, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर जैसा डिसीजन उसने निकाला हुआ वैसी का वैसा छाप देते हैं, तो वो क्या हो गया, ऑनेस्ट पब्लिकेशन हो गया, कि जो प्रोसीडिंग्स एक्चुअली हुई थी हमने वैसी की वैसी छापी है, अपनी मर्जी से कुछ गलत नहीं बोला है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, आगे समझ में। अब इसके साथ साथ एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में हाई कोर्ट के पास पावर है टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर और डिसीजन, इवन दो नो स्पेसिफिक पावर ऑफ रिव्यू इज कन्फर्ड टू इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट का पावर था ना, पावर ऑफ रिव्यू, जो हमने अलग से पढ़ा था, जिसमें उसको बोला जाता था सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी भी है ये, कि अपने ही ऑर्डर्स को रिव्यू करके करेक्ट कर देता है, उस स्टैंड्स को दूसरा स्टैंड ले लेता है, उसको उस टाइम पे जो ये जो पावर दी गई है ना सुप्रीम कोर्ट को, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद दी है,
लेकिन हाई कोर्ट को ऐसी कोई पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी हुई है। फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो अपने जजमेंट या ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। तो इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में एक और चीज आएगी और वो आएगी रिव्यू करने की। भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी नहीं दी गई है जैसे सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, लेकिन स्टिल वो अपने ऑर्डर्स, अपनी प्रोसीडिंग्स को रिव्यू कर सकता है। क्लियर? कोई डाउट? फिर आइए आप पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू पर। ये तो सबको पता होगा, ठीक है? क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? एग्जामिन करना किस बेसिस पे? वो हो गया आपका आर्टिकल 13। मेरे को जुडिशियल रिव्यू बताओ। सिर्फ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है ना। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़, कोई भी प्रोविजन जिसके अगेंस्ट जा रहा है आपका एग्जीक्यूटिव लॉ या फिर लेजिस्लेटिव लॉ, उस केस में आपको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा अनटिल अनलेस अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करे। बेसिक स्ट्रक्चर को टच करे तो वो इन एनी केस नल एंड वॉइड है ही है, ठीक है? ये क्या हो गया आपका पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये आपका हाई कोर्ट हो गया खत्म। कोई डाउट तो नहीं है ना इस चैप्टर में? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, उसके बाद ट्रिब्यूनल स्टार्ट करेंगे। Which of the following is not a formally prescribed device available to the members of parliament? आया समझ में क्वेश्चन? Which of the following is not a formally prescribed device available to the members of parliament? सबसे पहली है क्वेश्चन आर, दूसरी है 0 आर, तीसरी है हाफ एन आवर डिस्कशन और चौथा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन आर, 0 आर, हाफ एन आवर डिस्कशन और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। सबका आंसर 0 आर है। क्यों? क्योंकि वो रूल्स ऑफ इंडियन इनोवेशन तो है ही है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, वो इसका जस्टिफिकेशन होगा। क्योंकि क्वेश्चन आर भी इंडियन इनोवेशन है, लेकिन बात क्या है कि वो में मेंशनड है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ कमिटी ऑफ द लोअर हाउस? अब ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग is exclusively a committee of the lower house? Committee on assurances, committee on delegated legislation, committee on public undertakings या estimates committee? हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा के हैं। Which of the following statements are true about the state governor? The executive power of the state is vested in him. He must have attained 35 years of age. He holds office during the pleasure of the president. The grounds for his removal are laid in the constitution. करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है? The executive power of the state is vested in him. True or false? True है, क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना गवर्नर। सेकंड, he must have attained 35 years of age. है, क्वालिफिकेशंस में है, ठीक है? He holds office during the pleasure of the president. ये तो ट्रू है, प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है, रीअपॉइंट कर सकता है वो। द ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवर आर लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है रिमूवल का, कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इसको निकाल सकता है, ठीक है? द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. द वर्ड्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर इन रियलिटी मीन. क्वेश्चन आया समझ में? द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है ये यूपीएससी में. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. द वर्ड्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर इन रियलिटी मीन्स व्हाट, ठीक है?
फर्स्ट है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दूसरा है प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तीसरा है प्लेजर ऑफ सीएम और चौथा है प्लेजर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर से पढ़ रही हूँ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ पीएम। हाँ, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है। हाँ, प्लेजर ऑफ सीएम और चौथा है प्लेजर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लेजर ऑफ सीएम, गुड। अच्छा, which among the following was eliminated by the 44th Constitutional Amendment Act of the Parliament? पहला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और चौथा है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने हटाया था, ठीक है। Which constitutional amendment act facilitated the appointment of the same person as a governor for 2 or more states? सबका आंसर 7th है, ठीक है। By which constitutional amendment was the term internal disturbance replaced by armed rebellion under the Article 352? 44th थी, सारी सही चीज़ें उसने की थी 44th ने। हाँ, अच्छा। Article 32 belongs to which part of the Indian Constitution? Part? Third. The procedure of impeachment of the President of India is a, ठीक है, impeachment of President की बात हो रही है। याद आ रहा है प्रेसिडेंट का impeachment? हाँ, मैं बताने दो आंसर क्या ऑप्शंस। अच्छा, पहले बताओ क्या होता है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, वो 1/4 ऑफ द टोटल था ना। हाँ, फिर टाइम दिया जाता है। हाँ, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन कमेटी कुछ होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है जो चार्ज हाउस खुद इन्वेस्टिगेट करता है। हाँ, चलो स्पीकर के पास आया, फिर ठीक है। मेजॉरिटी कौन सी यूज होती है पास होने की? इसकी अलग मेजॉरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल, ठीक है। खोलो पेज प्रेसिडेंट का, चैप्टर खोलो चैप्टर प्रेसिडेंट का। 2/3 ऑफ द टोटल एक्सेप्शनल मेजॉरिटी है जो सिर्फ प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में यूज होती है। रात में आएंगी ना ये चीज़ें, आज जब सपने में, तो लक्ष्मीकांत रात में उठ के खोलनी पड़ती है कि क्या लिखा था वहाँ पे। मुझे बताओ पेज नंबर 17.6। हाँ, देखो ये तो सही बोला आपने, 1/4 और 14 डेज नोटिस, उसके बाद 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप जो है उस मेजॉरिटी वो पास करना पड़ता है। उसके बाद दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ पे ना इन्वेस्टिगेशन होता है। हाँ, वही कन्फ्यूजन होता है दोनों में, जेन्युइन है वो कन्फ्यूजन, ठीक है। तो जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसलिए मैंने बताया था, इसीलिए इस प्रोसेस को क्वासी जुडिशियल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो क्वेश्चन यही है मेरा, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव?
क्वासी जुडिशियल, ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यहाँ पे। Which of the following provisions is not borrowed by the Indian Constitution from the Canadian Constitution? ठीक है, not borrowed। पहला है फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये तो हमने कनाडा से ही लिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, ये भी ट्रू, क्योंकि ये उसी का ही पार्ट है। स्ट्रॉन्ग सेंटर का यही मतलब है ना कि गवर्नर हम ही अपॉइंट करेंगे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सोचो, कनाडा से ही लिया गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये वाला आपका सही है। एडवाइजरी हमने कनाडा से ही लिया हुआ है, ठीक है। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। The concept of 5-year plans in the Constitution of India is borrowed from? ये हमने पढ़ा नहीं है बट ये पता होना चाहिए। हाँ, चलो अब करते हैं ट्रिब्यूनल स्टार्ट। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? बेसिकली होते तो कोर्ट्स ही हैं, है ना, होते तो ये कोर्ट्स ही हैं, बस एक स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए इनको बनाया जाता है। इसलिए बोला जाता है इनको कि हम एक काम करते हैं, नॉर्मल कोर्ट्स में ये केसेस जाएंगे तो ना कोर्ट्स के पास इतनी एक्सपर्टीज़ है ना इतना टाइम है, इसलिए हम एक काम करते हैं, हम इसके लिए एक स्पेशल कोड बना देते हैं, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स का बेसिकली ये मतलब है। याद रखने वाली बात ये कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था आपका, उसमें ट्रिब्यूनल्स का कोई मेंशन ही नहीं था। इसके लिए हमने बाद में 323 आर्टिकल ए और 323 बी को इनकॉर्पोरेट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ए और बी है इसलिए इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ए और बी है इसलिए अमेंडमेंट से आया, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये था ही नहीं। तो जो आपका 323 ए है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है? जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, मान लीजिए उनके रिक्रूटमेंट में उनके साथ कुछ गलत हुआ हो या उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज में उनके साथ कुछ गलत हुआ। कंडीशंस ऑफ सर्विस में सब आ जाता है, जैसे लीव नहीं मिली है उनको, उनकी सैलरी डिमिनिश कर दी गई है, उनको पोस्टिंग कहीं और गलत जगह पे दे दी गई है जहाँ स्कूल कॉलेजेस भी नहीं है, उनकी फैमिली हार्डशिप में रह रही है, कोई भी कंसर्न हो सकता है। वो कंसर्न आपके सुने जाएंगे कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में, ठीक है। बहुत ही कम फीस होती है, 50 रुपये फीस होती है, और एक्सपेडाइट डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है। इसका क्या मतलब है कि जल्द से जल्द आपके केस को रिजॉल्व किया जाता है। अगर आप हाई कोर्ट जाओगे या आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, वहाँ पे तो ये सालों साल चलेगा आपका केस, क्योंकि आपसे भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वहाँ पे, या आपको डेट मिलेगी, फिर हियरिंग होगी, फिर उसके बाद की हियरिंग होगी, वो लंबा चलता जाएगा। इसलिए अलग से हमने स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स बना दिए इन केसेस के लिए, और बोला गया कि सस्ते में आपका काम हो जाएगा, 50 रुपये आपको देने हैं बस, और आपका डिसीजन जो है वो जल्द से जल्द पास हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका 323 बी, ये अदर पर्पजेस के लिए। अब इसमें टैक्सेशन भी आ रहा है, इसमें विमेन लॉज भी आ रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अदर पर्पजेस के लिए, ठीक है। आगे समझ में, ये आर्टिकल ने इस आर्टिकल ने पार्लियामेंट को पावर दिया है। इस आर्टिकल ने किसको पावर दिया है? पार्लियामेंट को पावर दिया है कि भाई आप एक काम करो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाओ, ठीक है। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने एक पर्टिकुलर एक्ट निकाली है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, ठीक है। इस आर्टिकल ने, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कर रही हूँ, इस आर्टिकल ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट से तो लाया ना 323 ए 323 बी, ठीक है, लाया। इस 323 ए ने क्या बोला कि पार्लियामेंट को हम पावर दे रहे हैं। सिर्फ 323 में यही लिखा है कि पार्लियामेंट को हम एम्पावर कर रहे हैं कि वो क्या बनाए? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए। इसीलिए पार्लियामेंट ने कौन सी एक्ट निकाली? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। आगे समझ में, इसीलिए मैं बार बार ये पूरा आपको समझाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको पावर दिया था? पार्लियामेंट को पावर दिया था, और उसी पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने क्या बनाया?
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। इस एक्ट में बना आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एक जो सेंटर दिल्ली में बना वो बना, और उसके साथ साथ उसकी ब्रांच, और हर ब्रांच में स्टेट, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना। आ गया समझ में? क्लियर? मैं इसको रीड कर रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को। Article 323A empowers the Parliament to provide for the establishment of administrative tribunals for the adjudication of disputes relating to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services of the center, states, local bodies, public corporations and other public authorities। सिर्फ सिविल सर्वेंट्स नहीं होंगे इसमें, जो भी पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं आपकी, जो PSUs हैं, वहाँ पे भी अगर मान लीजिए आपके रिक्रूटमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप यहाँ आ सकते हो। इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 323A enables the parliament to take out the adjudication of disputes relating to service from the civil courts and high courts and place it before the administrative tribunal। उन केस, ऐसे केसेस को वहाँ जाओ मत आप, ऐसे केसेस के लिए हम अलग से एक ट्रिब्यूनल बना देते हैं। इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 323A, समझ आई बात? In pursuance of Article 323A, the Parliament has passed the Administrative Tribunals Act 1985. This act authorizes the central government to establish one central administrative tribunal and the state administrative tribunals. This act opened a new chapter in the sphere of providing speedy and inexpensive justice to the aggrieved servants। ठीक है, इस एक्ट ने क्या बोला कि भाई ये दोनों स्टैब्लिश कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि ये दोनों स्टैब्लिश कर दो। आगे समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन के, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 323A और B अमेंडमेंट से आया। जब आया तो 323A था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए था, 323B अदर पर्पसेस के लिए था। इन परसुएंस ऑफ 323A पार्लियामेंट ने क्या किया, इस आर्टिकल ने पार्लियामेंट को पावर दिया और उसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 बनाई। उस एक्ट के अंदर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला, पार्लियामेंट ने कि काम करो, कैट और सैट बना दो। क्लियर? ठीक है, आगे समझ में? अब आइए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 में ही हुआ। उसकी प्रिंसिपल बेंच जो है वो आपकी दिल्ली में है। ठीक है, 17 रेगुलर बेंचेस हैं, जिसमें जो 15 हैं वो प्रिंसिपल सीट्स ऑफ हाई कोर्ट्स में ही ऑपरेट करती हैं, मतलब हाई कोर्ट के प्रोमाइसेस के अंदर ही ऑपरेट कर रही हैं वो। बस वो जो केसेस हैं वो बस उनके पास एक्सक्लूसिवली जाएंगे, और जो रिमेनिंग 2 है वो जयपुर और लखनऊ में है। ठीक है, क्या करता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस किस के केस में है कैट का? रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस। ठीक है, रिक्रूटमेंट के टाइम पे अगर आप मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा, और वो सारी ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर दी सेंटर और सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस। सिविलियन एम्प्लॉयज क्या होते हैं? बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वहाँ का इंजीनियर हो गया, वहाँ का डॉक्टर हो गया, ये सिविलियन एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, however the members of the defense forces, officers and servants of Supreme Court and the secretarial staff of Parliament are not covered by it, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स उनके एक्ट में बने हुए हैं। जो मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, जैसे आर्मी वाले हैं या नेवी वाले हैं, इनके लिए अलग से एक्ट बनी हुई हैं। जो उनके सिविलियन एम्प्लॉयज़ होंगे ना, बस वो इससे गवर्न किए जाएंगे। जो वो एक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं आर्मी के, वो इस ट्रिब्यूनल में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लिए मार्शल कोर्ट्स अलग से बने हुए हैं। सिमिलरली जो ऑफिसर्स और सर्वेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट ही एग्जामिन करेगा उनके केसेस को। ठीक है, और तीसरा है सेक्रेटोरियल स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर से डिटरमाइन किया जाएगा, वो केसेस यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक कॉरपोरेशंस, डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉयज़ के केसेस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी होती थी पहले, इसमें वाइस चेयरमैन भी होता था, लेकिन अब वाइस चेयरमैन को हटा दिया गया अमेंडमेंट एक्ट से, तो अभी सिर्फ चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन नहीं होता है। सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब इतनी हो सकती, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकती। फिर ये स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कितने होने चाहिए, सेंट्रल में कितने होने चाहिए। द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द चेयरमैन इज 1 एंड द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स इज 65। 65 से कम हो सकते हैं, लेकिन 65 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसमें ये याद रखना है आपको कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मेंबर्स और चेयरमैन की, और ये दोनों जगह से निकाले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और जुडिशरी से भी।
ठीक है, दोनों मेंबर्स होते हैं इसके। कभी वेबसाइट खोल के देखोगे कैट के तो वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे ना उनकी पोस्ट में ब्रैकेट में लिखा होगा जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, मतलब ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे हैं, ये आपके जुडिशियल बंदे हैं। क्योंकि जब भी आपको केस एग्जामिन करना है आपको दोनों एंगल से एग्जामिन करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आपके साथ क्या अत्याचार या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और केस के बेसिस पे आपने कौन सा लॉ टूटा या आपके थ्रू कौन सा लॉ टूटा गया है, वो सारा दोनों चीज़ों में एग्जामिन होगा। इसलिए मिक्सचर होता है किस किस का, एडमिनिस्ट्रेटिव से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आते हैं लोग यहाँ पे और जुडिशरी से भी आते हैं मेंबर्स, ठीक है। मैक्सिमम आपके 65 होते हैं। अपॉइंट कौन करता है आपका, प्रेसिडेंट करता है। अगर आप चेयरमैन हो तो आप 65 साल तक ऑफिस में रह सकते हो, अगर आप मेंबर हो तो आप 62 साल तक ऑफिस में रह सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, 65 और 62 ईयर्स करता है, और उसके बाद 1 चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन अब नहीं होता है, और 65 सैंक्शन स्ट्रेंथ है मेंबर्स की, दोनों जगह से निकाले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और जुडिशरी से भी। अब आ जाइए, अपॉइंटमेंट जो होती है वो उसकी रिकमेंडेशन कौन करता है, एक सिलेक्शन कमिटी रेकमेंड करती है। जो चेयरमैन उसका कौन होता है, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु इज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक पर्टिकुलर जज को नॉमिनेट करेगा कि तुम जो सिलेक्शन कमिटी के क्या हो, चेयरमैन हो। वो सिलेक्शन कमिटी जो नाम सजेस्ट करेगी उन्हीं में से जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी, और सिलेक्शन कमिटी का चेयरमैन कौन होगा, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको कौन नॉमिनेट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंकरेंस ले लोगे तो जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो किसके अप्रूवल से होंगी, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। जो कैबिनेट की एक कमिटी होती है जो हाई फंक्शनरीज को अपॉइंट करती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होता ही होता है, ठीक है, आ गया समझ में। तो एक सिलेक्शन कमिटी है, एक अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट कमिटी है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से और अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट कमिटी की कंसल्टेशन से, क्लियर है। अब इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड इन दी सिविल प्रोसीजर कोड, ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, इसलिए इनको स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बोले जाते हैं, क्योंकि इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट की तरह, सिविल प्रोसीजर कोड को, ठीक है, आगे समझ में। नेचुरल जस्टिस पे काम करेगा, सिर्फ 50 रुपये की नॉमिनल फीस रखी है हमने। आप या तो खुद जा सकते हो अपना केस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या आप एक लॉयर भी अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, आगे समझ में। अब आइए कि केस वही चंद्र कुमार केस जो मैं आपको 1997 का बता रही थी, उसमें बोला गया था कि ट्रिब्यूनल्स डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप पहले अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जाइए और वहाँ से अपील फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है, आगे समझ में। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन अग्रीव पब्लिक सर्वेंट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विदाउट फर्स्ट गोइंग टू द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ये चंद्र कुमार केस में बोला गया था, क्लियर है। एक्ट कौन सी है, 1985। उस एक्ट में बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि बनाओ आप कैट और सैट। पार्लियामेंट ने बोला गया है, पार्लियामेंट ने ही एक्ट निकाली, और ये पार्लियामेंट को पावर किसने दिया है, 323A ने, ठीक है। अब आ जाइए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके साथ साथ सिर्फ कैट ही स्टैब्लिश नहीं हुआ इस एक्ट से, इस एक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैट भी स्टैब्लिश किए हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये किसकी रिक्वेस्ट पे होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे होगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 empowers the central government to establish SATs on specific request of the concerned state high court। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, मैंडेटरी नहीं बोला गया है कि हर स्टेट में एक सैट हो गई होगा, आपको क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट छोड़नी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हमें ये खोलना है अब, आगे समझ में। इसलिए बोला जाता है कि 2019 में से 9 स्टेट्स में सैट है, बाकी में नहीं है, ठीक है। अगर आपको अबॉलिश भी कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है। जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं सैट के, दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है। तो कैट के मेंबर्स भी और सैट के मेंबर्स दोनों को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसको ऐसे याद रखो कि दोनों जो हैं वो पार्लियामेंट की एक्ट से बने हैं, इसलिए यूनियन लेजिस्लेचर ही इन दोनों को अपॉइंट करता है, ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। बस इसमें सैट में क्या होगा, आपको गवर्नर की राय भी लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये एक्ट ये भी बोल रहा है कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब कि कॉमन ट्रिब्यूनल लगाना हो, जैसे हाई कोर्ट में भी था,
या एक से ज़्यादा स्टेट कॉमन हाई कोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 2 छोटे छोटे स्टेट्स हैं, एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरीज हैं, तो कॉमन हाई कोर्ट कर सकती है। इसमें भी कैट सैट के अलावा आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी कर सकते हो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। आ गया समझ में? जो चेयरमैन और मेंबर्स होंगे वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा जैट के, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर्स ऑफ ऑल दी स्टेट्स जो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 स्टेट हैं तो तीनों के गवर्नर से कंसल्ट किया जाएगा, तब आप चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करोगे। इसकी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, स्टेट्स पे छोड़ा हुआ है आपको कितनी स्ट्रेंथ रखनी है, बस अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। आगे समझ में? डाउट है किसी को तो पूछो। अब आ जाइए 323B पे। 323A में तो कोई डाउट नहीं है ना, मैं इन चैप्टर्स को पहले देखती भी नहीं थी, लेकिन जब क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए ना यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज ने, तब आपको रियलाइज होता है कि यू कैन नॉट लीव दीज चैप्टर्स। ठीक है, और फिर आपको ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, आपको फिर ढंग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि 323A ने पार्लियामेंट को दिया है, पार्लियामेंट ने एक्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि आप सैट कैट और जैट बना लो। आ गया समझ में? इसलिए बार बार इसको ध्यान से पढ़ो, ये फिगर आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट में। ठीक है, ये हो गया आपका 323A। अभी है ना टाइम यार? अभी इस घड़ी में तो 15 मिनट है अभी। कोई 4 मिनट नहीं, अभी 10 मिनट पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो आर्टिकल 323B देखते हैं हम। 323B क्या बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा अदर पर्पसेस के लिए आप क्या कर सकते हो? ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश कर सकते हो। इसमें भी 323B ने किसको पावर दे रखा है? पार्लियामेंट को दे रखा है और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर दे रखा है। 323A ने किसको पावर दिया था? पार्लियामेंट को। 323B ने पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर को। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आएंगे उन पे ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स पार्लियामेंट के यूनियन लिस्ट में आएंगे उन पे ट्रिब्यूनल्स कौन बनाएगा? पार्लियामेंट में। इसलिए हमने दोनों को पावर्स दे रखे हैं। ठीक है, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स: टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज। अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस में आया? यूनियन लिस्ट में आया। टैक्सेशन भी यूनियन लिस्ट में है, लेकिन अपना रिस्पेक्टिव टैक्सेशन, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम पे अगर टैक्सेशन, एग्रीकल्चरल लैंड पे आप टैक्स लगा रहे हो तो वो कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा। मान लीजिए आप कोई और टैक्स लगा रहे हो जो यूनियन है, कोई भी एग्जांपल दे दो। यूनियन टैक्स, कस्टम ड्यूटी अगर आप लगा रहे हो तो वो चली जाएगी पार्लियामेंट के केस में। इंडस्ट्रियल, लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, फूड स्टफ्स, रेंट एंड टेनेंसी राइट्स। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक जिस लिस्ट के अंदर आ रहा है उस पर ट्रिब्यूनल वो बना सकता है, पार्लियामेंट उस पर बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर आपके उस पर बना सकती है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं 323A में और 323B में। जो आपका पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि 323A जो है आपके, वो पब्लिक सर्विस मैटर्स से डील करते हैं सिर्फ ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, बाकी ये तो वाइड मैटर्स से डील करते हैं, जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़े, बहुत सारे मैटर्स से डील करता है, और वो सिर्फ किससे डील करता है? सिर्फ पब्लिक मैटर्स से डील करता है। ठीक है, सेकंड है जो 323A के ट्रिब्यूनल्स हैं, दे कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड बाय दी पार्लियामेंट। वो हमने एक्सक्लूसिवली किसको राइट दिया हुआ है? पार्लियामेंट को दिया हुआ है। लेकिन 323B में हमने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स फॉलिंग विद इन देयर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, जो जिस लिस्ट में आता है उस पर वो लॉ बना सकता है। तीसरा कह रहा है पॉइंट, अंडर आर्टिकल 323A ओनली वन ट्रिब्यूनल फॉर द सेंटर एंड वन फॉर ईच स्टेट और 2 और मोर स्टेट्स में बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स की एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कैट है आपका और हर एक स्टेट का या 2 से ज़्यादा स्टेट का एक एक सेट है, यहाँ पे कोई हिरार्की नहीं है। लेकिन 323B में हिरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स में बी क्रिएटेड, कि पहले एक छोटा कोर्ट आएगा, उसके ऊपर आपका सुपीरियर कोर्ट आएगा, ऐसे हिरार्की बन सकती है। टैक्सेशन के केस में भी बन सकती है, आपके लैंड रिफॉर्म्स के केस में भी बन सकती है। ठीक है, आगे समझ में। फिर आइए, चंद्र कुमार केस तो सबको पता है 1997 का। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दोज प्रोविजंस ऑफ दीज 2 आर्टिकल्स विच एक्सक्लूडेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हेंस द जुडिशियल रेमेडीज आर नाउ अवेलेबल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दीज
ट्रिब्यूनल्स। बस फ़र्क ये है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको पहले रिस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट इस चैप्टर में? ढंग से समझ में आया ना ये? कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं है? आपको आया समझ में? आ गया अच्छे से? अब सबऑर्डिनेट कोर्ट स्टार्ट कर लेते हैं, अभी है टाइम, बैठो आराम से। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं आपके? जो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं, मतलब उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जो छोटे मोटे कोर्ट्स होते हैं वो क्या हो गए आपके? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए। सबऑर्डिनेट वैसे इनको ब्रिटिशर्स के टाइम पे इन्फीरियर कोर्ट्स बोला जाता था, लेकिन अब वो लैंग्वेज थोड़ी हम डिमीनिंग लगती है, इसलिए हम सोचते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोल दो, ठीक है? लोअर कोर्ट्स बोला जाता था इनको पहले। अब आ जाइए, आर्टिकल इनके 233 से 37 है, ये भी पार्ट 6 में ही है, ठीक है? स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पार्ट में ही आएंगे ये। अब इनकी अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनको कौन चला रहा है? डिस्ट्रिक्ट जजेस चला रहे हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है, अभी हमने पढ़ा। लेकिन कंसल्टेशन किसकी लगती है आपको? स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लगती है कि नहीं लगती है? द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अभी जस्ट हमने पढ़ा ये, हाई कोर्ट के सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में पढ़ा अभी हमने ये, ठीक है? सबऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन में। उसके बाद आइए क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं कि किस बंदे को आप एज अ डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर सकते हैं। ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब किसी और सर्विस में वो नहीं हो। अगर वो होगा तो उससे आप अपॉइंट नहीं कर सकते, और अगर वो अपॉइंट हो भी गया तो उसे फिर वो सर्विस छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, अगर वो एडवोकेट या प्लीडर हो फॉर 7 ईयर्स। प्लीडर मतलब वो एडवोकेट जो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट लड़ता है, ठीक है? उसको प्लीडर बोला जाता है। ऐसा एडवोकेट जो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट केसेस लड़ता है उसको प्लीडर बोला जाता है। तो अगर वो एडवोकेट रहा हो या प्लीडर रहा हो, कितने साल के लिए? 7 साल के लिए, ठीक है? या फिर हाई कोर्ट ने उसकी रिकमेंडेशंस की हो, ही शुड बी अपॉइंटेड। अच्छा, ये बात आप ध्यान से समझ लो कि तीनों जो है ना, ये और नहीं है कंडीशंस, ये तीनों मैंडेटरी कंडीशंस हैं। कहीं भी और लिखा है इसके बाद? नहीं। तो ये तीनों मैंडेटरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या मैंडेटरी है? कि कोई और ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए इसको। दूसरी क्या कंडीशन मैंडेटरी है? कि 7 साल के लिए एडवोकेट या प्लीडर होना चाहिए। और तीसरी क्या कंडीशन है? कि हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के नाम, जो नाम हाई कोर्ट रेकमेंड करेगा उसी को गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट कर सकता है। तभी बोला जाता है कि जुडिशियरी के बंदे को भले ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो पूछ किससे रहा है? जुडिशियरी के बंदों से ही पूछ रहा है। कोई और सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है? एडवोकेट और प्लीडर तो आपके एक्सपीरियंस के लिए मांग रहा है ना वो, कि आपको 7 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए कम से कम। तो वो क्या हो गया आपका? डायरेक्टली आप डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हो बिना एडवोकेट या प्लीडर के किसी को। जज तो डायरेक्टली वो बन ही नहीं सकता ना जब तक कि वो एडवोकेट ना रहा हो या प्लीडर ना रहा हो। प्लीडर तो चल ये कि हाँ होता वो एडवोकेट ही है, प्लीडर भी होता तो एडवोकेट ही है ना। तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं होगा आप कैसे अपॉइंट कर लोगे किसी को एज अ डायरेक्टली एज अ डिस्ट्रिक्ट जज? बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई, डिस्ट्रिक्ट जज बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आप बिना किसी एक्सपीरियंस के तो अपॉइंट, किसी और सर्विसेज में ऑलरेडी ना हो, वो गवर्नमेंट की या सेंट्रल की कोई और सर्विसेज में वो ना हो, और अगर है तो वही बात आ जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात आ जाएगी कि आप ये करोगे या आप ये करोगे, बिकॉज आपको न्यूट्रल होना चाहिए अगर आप जज हो तो बोला जाता है कि या तो अगर वो कर लो आप, या आप इसमें आ जाओ तो उसको छोड़ दो, ठीक है? ये तीनों कंडीशंस मैंडेटरी कंडीशंस हैं, और वाली कोई भी बात नहीं है इसमें, ठीक है? तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है, लेकिन किससे पूछ के कर रहा है? जुडिशियरी के बंदों से ही पूछ के कर रहा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जज हो गया आपका अपॉइंट। उसके बाद आइए, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा दूसरे जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है आपका? जिसे जुडिशियल सर्विस एग्जाम बोलते हैं, जो हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है? वो डिस्ट्रिक्ट जज का पेपर अलग होता है, लेकिन उसके नीचे वाली जो रैंक वाले लोग होते हैं उनको नीचे वाली सर्विसेज मिलती हैं। तो वो आपका कौन कंडक्ट कराता है? आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है। अपॉइंटमेंट उसमें भी गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद SPSC एंड हाई कोर्ट। तो जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज के केस में भी अपॉइंटमेंट गवर्नर कर रहा है, अदर जजेस के केस में भी अपॉइंटमेंट गवर्नर ही कर रहा है। बस वहाँ पे आपने कंसल्टेशन गवर्नर का रखा है, यहाँ पे आपने गवर्नर के साथ साथ SPSC का भी रखा है कंसल्टेशन, ठीक है? क्योंकि एग्जाम तो वही कंडक्ट कराएगा। आ गया समझ में? ठीक है।
अब आइए कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये नाम से समझ में आ रहा है आपको कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है आपका और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं जुडिशियल सर्विसेज के, उसके सुपरविजन का पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। अभी पढ़ा हमने पिछले चैप्टर में, दी कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग द पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ अ स्टेट एंड होल्डिंग एनी पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज वेस्टेड इन द हाई कोर्ट। ठीक है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस भी बोल सकते हो आप, इसको पावर ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हो आप, या इसको आप सुपरवाइजरी पावर भी बोल सकते हो। उसके बाद आइए इंटरप्रिटेशन। अब इसमें बेसिकली क्या बताया हुआ है? इंटरप्रिटेशन में आपको बेसिकली बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज का क्या मतलब है। तो डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ अ सिटी सिविल कोड, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट। क्योंकि देखो हर स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की ना अलग अलग पोस्ट होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं उसके। किसी स्टेट में आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बोल रहे हो उसको, किसी में आप जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज भी बोल देते हो, किसी में आप इसको, जैसे कि आप कलेक्ट्रेट में भी तो देखोगे ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक जज का अलग होता है। कहीं अपर कलेक्टर बोलते हैं उसको, कहीं एडिशनल कलेक्टर बोलते हैं उसको, तो अलग अलग पोस्ट होती हैं। सिमिलरली इसमें भी अलग अलग नाम हो सकता है। चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं। और जुडिशियल सर्विसेज का क्या मतलब हुआ है? विच आर इंटेंटेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इंफीरियर टू द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जो टीयर 2 और टीयर 3 की पोस्ट होती हैं आपकी। आ गया समझ में? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। डिस्ट्रिक्ट जज हो गया हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है, और उसके नीचे वाली जो होती हैं वो हो गए आपके इंफीरियर, जिनको पोस्ट बोलते हैं टीयर 2 और टीयर 3, क्लास 2 क्लास 3 ऑफिसर्स। क्लियर? कोई डाउट? स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन हम कल स्टार्ट करेंगे। एक बार ये 5th पॉइंट देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजंस टू दी सर्टेन मजिस्ट्रेट्स। द गवर्नर में डायरेक्ट दैट द अबव मेंशन प्रोविजंस रिलेटिंग टू पर्सन्स इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस वुड अप्लाई टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट इन द स्टेट। मतलब क्या है कि अगर जुरिस्डिक्शन बढ़ाना भी है ना तो कौन बढ़ा सकता है? गवर्नर बढ़ा सकता है। ये इस पॉइंट की इन्फरेंस है कि अगर आपको किसी कोर्ट का या किसी डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सटेंड करना है इस एक्ट को, इस टर्म को, तो कौन कर सकता है? वो गवर्नर कर सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन वी विल स्टडी टुमारो। ओके।